हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज एसएफएम क्लास 3 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। हम लोग पढ़ रहे हैं, 2 क्लासेस हो चुकी हैं एंड वी हैव लर्नड अ गुड डील ऑफ थिंग्स ऑलरेडी। हमने पोर्टफोलियो में भैया स्टैटिस्टिक्स के बेसिक्स पढ़ने शुरू किए थे। 2 क्लास लगातार हमने स्टैटिस्टिक्स के बेसिक्स पढ़े। अब हमें मीन कैलकुलेट करना, वेरिएंस कैलकुलेट करना, एसडी कैलकुलेट करना आता है। इसके अलावा कोवेरिएंस, कोरिलेशन, ये सारी चीजें भी हमें कैलकुलेट करनी आती है। लेकिन अब आपके मन में ना अब एक नई जिज्ञासा मैं पैदा करना चाहता हूं, यानी कि एक क्यूरियोसिटी आपके माइंड में ओरिजिनेट करना चाहता हूं। ये क्यूरियोसिटी क्या है? ये क्यूरियोसिटी है विद रेस्पेक्ट टू द एप्लीकेशन ऑफ व्हाट यू हैव लर्न टिल डेट। अब आपको पता है कि आपने जो सीखा है वो है स्टैटिस्टिक्स के कुछ बेसिक्स। नाउ यू वुड लाइक टू नो कि ये स्टैटिस्टिक्स के बेसिक्स आप लोगों को कहां काम आएंगे, कैसे आप इनको यूज करेंगे एंड एवरीथिंग अराउंड इट। तो ये कैसे होगा, क्या होगा, वी आर गोइंग टू लर्न दैट। ऑब्वियसली दैट विल बी द सेंट्रल आइडिया ऑफ टुडेज क्लास। एंड इसी चीज को समझने के लिए सबसे पहले आज के इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिस कैटेगरी के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। कैटेगरी का नाम क्या है? कैटेगरी का नाम है पोर्टफोलियो रिस्क। सो नाउ फॉर ऑब्वियस रीजंस हम यहां पे एक पोर्टफोलियो और उसके रिस्क इवैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। किसी भी पोर्टफोलियो में जब आप इन्वेस्ट करते हैं, यू इन्वेस्ट इन वेरियस एसेट्स। इन सारे एसेट्स में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तब फिर आप कुछ ना कुछ रिस्क ले रहे हैं, जो कि इंडिविजुअली तो हमें पता भी रहती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर इसी एक एग्जांपल को हम देखें, क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम आवर मैट, इसमें सिक्योरिटी ए को अगर आप देखेंगे तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है। नो, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इजीली रिपोर्टेड, तो हमें इसकी रिस्क तो पता है। वैसे ही बी और सी की भी स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है, दोनों की रिस्क हमें पता है। लेकिन ये जो जितनी भी रिस्क है, जितने भी स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है, ये इंडिविजुअली स्टैंड अलोन बेसिस पे आपको पता है कि ए की रिस्क क्या है, बी की क्या है, सी की क्या है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले पूरे पोर्टफोलियो की क्या है, तो हाय तौबा मच जाएगी। मुझे पता है कई बच्चे ना ये सोचेंगे कि भैया एक मिनट, देयर इज अ शॉर्टकट, वी कैन अप्लाई दैट। बच्चे ये सोचेंगे कि एक काम करो, यहाँ पे वेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वेट, क्योंकि प्रोपोर्शन इन पोर्टफोलियो दिया ना, तो दिया हुआ है। आप भैया वेटेड एवरेज कर दो, जैसे आप रिटर्न के लिए करते थे। करेक्ट। यही अगर स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होता, ये रिटर्न होता, तब तो मैं वेटेड एवरेज करता ही। आई वुड हैव डन WI इंटू RI और एक कॉलम यहां पे बना लेता। बट अनफॉर्चुनेटली ये आप रिस्क के साथ नहीं कर सकते। इसके पीछे के क्या कारण है, आई विल लेट यू नो। लेकिन शुरुआत में ये समझिए, वेटेड एवरेज करके यहां कोई फायदा नहीं होगा। यू हैव वेट्स, आई अंडरस्टैंड। मन में एक ना भाव आ रहा है कि भैया इसको प्लीज 2.4 लिख लो, इसको भैया प्लीज 6 लिख लो, और इसको प्लीज 1.2 लिख लो। सब मिलाकर के ये कितना आ रहा है? 9.60%। भैया प्लीज ये कर दो। जवाब है नहीं, एकदम गलत है, एकदम गलत है। आप ऐसा काम नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात यह आती है कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यह है कि आप यहां पे जो मेजर ऑफ रिस्क ले रहे हो वो है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ कभी भी कोई भी ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। आप स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर तोलना मरोड़ना कुछ भी चाहते हैं, आपको पहले वेरिएंस के रूप में जाना पड़ेगा। नाउ दिस इज सम सर्टेन थिंग व्हिच यू विल लर्न ग्रेजुअली, आप सीखते जाओगे। अभी फर्स्ट टाइम मैंने ये इंट्रोड्यूस किया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन को कभी भी किसी भी चीज के साथ में ना डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, खास करके उसको अडॉप्ट करके कुछ नई चीज जनरेट नहीं कर सकते। करेक्ट। आपको उसके लिए वेरिएंस रूप में जाना जरूरी होता है। तो पहला रीजन तो यह कि स्टैंडर्ड डेविएशन से डायरेक्ट वेटेड एवरेज नहीं की जा सकती। तो भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे कौन सी बड़ी बात है, वेरिएंस कर लेते हैं फिर इसका वेटेड एवरेज कर लेंगे। आपको जो करना है बिंदास करो, मैं मनाही नहीं करूंगा, लेकिन हर चीज में समस्या आएगी। समस्या क्या आएगी समझिए। अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन को खामखा स्क्वायर करके वेरिएंस पे पहुंचते हैं, तो वेट बोलेगा मैं भी तो हूं, मेरे को भी स्क्वायर करो। आप समझो इस बात को, एकदम लॉजिकली आप समझो इस बात को कि अगर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन ही निकालना है लास्ट में, करेक्ट, आप बोल रहे हो स्टैंडर्ड डेविएशन से हम कोई काम कर नहीं सकते, तो कोई बात नहीं, इसको स्क्वायर करेंगे और इससे वेरिएंस निकाल लेंगे। तो आप यहां पे सिग्मा स्क्वायर को लेकर के ऑपरेट करने वाले हो। लेकिन यहां ये बात समझो कि आपने खामखा अपने स्टैंडर्ड डेविएशन को स्क्वायर करना है, तो वेट बोलेगा मेरे को भी स्क्वायर करो, और इसीलिए वेट का भी स्क्वायर करना होगा खामखा। मैं जानता हूं ये सब खामखा होगा, लेकिन करना पड़ेगा। यानी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को भी जबरन स्क्वायर किया है, वेटेड एवरेज या वेट्स को भी जबरन स्क्वायर किया है। अब आपके मन में यह आएगा कि क्योंकि आप जबरन स्क्वायरिंग करा रहे हो ना भैया, लास्ट में अंडर रूट लगवाने वाले हो।
एकदम सही सोच रहे हो आप। मैं लास्ट में डेफिनेटली अंडर रूट लगाऊंगा, क्योंकि खामखा स्क्वायरिंग जो हो रही है ना, वो खामखा स्क्वायरिंग अपने को मंजूर नहीं है। अपने उसको वापस रिवर्स करने के लिए लास्ट में एक अंडर रूट जरूर अप्लाई करेंगे, लेकिन और एक कैच है। और एक कैच क्या है भैया, समझाओ। मैं समझा रहा हूं। अभी के लिए पहले सिंपल करता हूं कि हम क्या अभी तक सोच पाए हैं। मैंने आपको यह कहा कि अगर आपको पोर्टफोलियो का रिस्क कैलकुलेट करना है तो आप वेट ऑफ ए, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए, प्लस वेट ऑफ बी, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी, प्लस वेट ऑफ सी, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सी नहीं कर सकते। ये मैंने मना कर दिया आपको। मैंने कहा ये काम करना पॉसिबल नहीं है। इसका मैंने रीजन ये दिया कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है उसके साथ कोई भी तरह का ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। आगे जाकर के आप हिलर्स रूल समझेंगे, उस हिलर्स रूल में और बेहतर तरीके से हम समझेंगे कि क्यों ये काम होता है। लेकिन हाँ, फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ कोई भी तरह का आप वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज नहीं कर सकते, तो दैट्स नॉट अलाउड। फिर मैंने बोला एक काम करते हैं, सिग्मा को ना जबरन वेरिएंस में कन्वर्ट कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू स्क्वायर अप बोथ द साइड्स। दीस साइड्स आर नॉट इक्वल, करेक्ट? सो वी आर गोइंग टू स्क्वायर अप बोथ द साइड्स। जब हम स्क्वायर अप करेंगे तो आपका फर्स्ट एलिमेंट स्क्वायर हो गया, तो आप उसके वेट को भी स्क्वायर कर रहे हो और ऑब्वियसली सिग्मा को भी स्क्वायर कर ही रहे हो। वैसे ही वेट को स्क्वायर कर रहे हो बी के लिए भी, और सिग्मा को भी आप स्क्वायर कर रहे हो और सी के लिए भी कर रहे हो, करेक्ट? स्क्वायरिंग करेंगे तो ये काम आसान हो जाएगा, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन एक समस्या है भैया, आपकी समस्या खत्म नहीं होती। अरे रुको यार, समझो। एलजेब्रा पढ़े हैं, एलजेब्रा में यार एक शैतानी होती है। आप a प्लस बी को खामखा जब स्क्वायर करते हैं ना, तो आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और जो इसमें गड़बड़ कर देते हैं उनके ऊपर मीम बन जाती है। ठीक है, एक बहुत बड़े राजनेता है, नेता है, जिनके ऊपर में इसकी मीम बनी हुई है। उन्होंने पता नहीं कैसे इसको बोल दिया और उसके बाद एक तगड़ी मीम बन गई उसके ऊपर। खैर, मैं वो गलती नहीं करूंगा। मुझे पता है कि यहाँ पे a प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप खुद देखिए, हमको जो अपने RHS को स्क्वायर करना था, हमने इसको स्क्वायर कर दिया, लेकिन हम सिर्फ अभी तक a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ही कवर कर पाए अभी तक। ये 2ab कवर नहीं हुआ, प्रॉब्लम ये है। तो अब ये 2ab कैसे कवर होगा? तो देखो, ये 2ab, वैसे ये तो फॉर्मूला जो बन रहा है ना, ये तो बन रहा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, ये एक अलग ही चीज है, इसके ऊपर आते हैं। लेकिन पहले a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab पे आते हैं। तो उसका मतलब क्या होगा, आपको सिग्मा a लेना है, वेट ऑफ ए लेना, आप इसको बेशक स्क्वायर करो अगर ये दो एसेट का पोर्टफोलियो है। तो आपको वेट ऑफ बी लेना है, सिग्मा बी लेना, आप उसको भी स्क्वायर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब आपको 2ab कैलकुलेट करना होगा। तो 2ab के लिए 2 लेंगे। ए क्या है? ए है ये पूरा, सो हम लेंगे वेट ए सिग्मा ए। वैसे ही हम बी लेंगे तो फिर वो होगा वेट बी और सिग्मा बी। तो देखा जाए तो हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर के शेप में अगर ये पूरा फॉर्मूला बैठाएं तो ये फॉर्मूला बैठता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और उसको पूरा कंप्लीट करने जाएं तब जाकर के हमारा पोर्टफोलियो का वेरिएंस आएगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भैया एक मिनट, आपका ये c कहां गया? मैं फिलहाल c को ड्रॉप कर दिया क्योंकि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद भी नहीं है, इसीलिए मैं फिलहाल उसके ऊपर जा ही नहीं रहा। मैं अभी सिर्फ आपके सामने रख रहा हूं a प्लस बी, दो एसेट का ही पोर्टफोलियो, और दो एसेट के पोर्टफोलियो में भी ये फॉर्मूला बहुत विकराल हो गया, बहुत बड़ा सारा हो गया। अभी भी बात खत्म नहीं हुई, बात अभी भी है। वो बात ये है कि भैया आप जो फॉर्मूला अभी बता रहे हो क्या ये भी पूरा नहीं है? नहीं, ये भी पूरा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जो आपको फॉर्मूला बता रहा हूं वो है वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो का। 2 एसेट पोर्टफोलियो है ये। 2 एसेट पोर्टफोलियो मतलब देयर आर ओनली 2 एसेट्स A एंड B। तो A का वेट लेना है, उसका आपको सिग्मा लेना है, इसको स्क्वायर कीजिए। आपको B का वेट लेना है, उसका सिग्मा लेना है, उसको भी स्क्वायर कीजिए। आपको 2 इंटू डब्ल्यू ए इंटू सिग्मा ए इंटू डब्ल्यू बी इंटू सिग्मा बी करना, यहां तक सब ठीक है। आपने a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले को अच्छे से एकदम खोल करके रख दिया, एंड आपने क्या यूज किया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां तक सब ठीक है। पर अब क्या प्रॉब्लम है भैया? अब प्रॉब्लम यह है कि आपका एलजेब्रा में ना a और b दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं।
मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे ही आपको समझा रहा हूं कि ए का बी से और बी का ए से कोई ताल्लुकात नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ में रिलेटेड नहीं है एलजेब्रा में। पर ये तो एलजेब्रा नहीं है, दिस इज रियल लाइफ। रियल लाइफ में हर एसेट दूसरे एसेट से को रिलेटेड होता है। आप गौर करके देख लो, कोविड जब आया था, कोविड के टाइम पे स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा था, मैं मानता हूं स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा था, पर और सारे मार्केट्स भी बचे नहीं थे। गोल्ड और बाद बाकी जितने भी इंक्लूडिंग रियल एस्टेट, सभी के तो दाम एक बार के गिरे थे। अब आप खुद सोचो, आप पोर्टफोलियो लेके बैठे हो, आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स भी, आपके पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट भी है, गोल्ड भी है, सब कुछ है, लेकिन कोविड आया और उसके वजह से सब के सब गिर रहे हैं। तो ये तो सभी एक दूसरे से रिलेटेड हुए ना, एक को देख के दूसरा गिर रहा है। वो कहते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल रहा है, एग्जैक्टली वही काम हो रहा है यहाँ तो। मतलब भले ही एल्जेब्रा में ए और बी आपस में ताल्लुकात नहीं रखते, लेकिन अगर हम बात करें पोर्टफोलियो की तब ताल्लुकात है। और वो ताल्लुकात कैसे मेजर होता है? थ्रू कोरिलेशन। हम ऑलरेडी जानते हैं इसका अंडरस्टैंडिंग, हमने पढ़ा है इसको स्टैटिस्टिक्स के बेसिक्स में कि दो एसेट्स या दो सिक्योरिटीज एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड होती है, उसको कोरिलेशन को कैलकुलेट करने का हमें पैतरा वैसे मालूम है, ठीक है, कैसे वो कैलकुलेट होता है वो सब हमें मालूम है, लेकिन यस वो कोरिलेशन को भी हमको यहां एब्जॉर्ब करना पड़ेगा और तब जाकर के ये फॉर्मूला कंप्लीट होगा। बात आती है वो एब्जॉर्ब कहां होगा, तो मैं आपको बता दूं वो एब्जॉर्ब होगा आपके 2AB वाले सेगमेंट में, करेक्ट, वो एब्जॉर्ब होगा 2AB वाले सेगमेंट में, एंड तभी जाकर के इट विल बिकम 2WA sigma A WB sigma B correlation of AB. So what you're doing here, आप सारा फॉर्मूला A plus B होल स्क्वायर वाला सेगमेंट में ही जा रहे हो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, बस आप कोरिलेशनशिप को एडिशनली यहां पे यूज करोगे। ये कोरिलेशनशिप क्यों यूज हो रहा है फिर से याद रखना, दिस इज बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन A एंड B. In algebra we do not have any relationship, but in portfolio assets are related with each other. तो ये है आपके सामने इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन कि आप अपने वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो तक कैसे पहुंचे। पर फिर बात आती है कि सर वेरिएंस नहीं, हमें तो स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो उसका फॉर्मूला होगा इस पूरे फॉर्मूले का अंडर रूट। सो वी विल टेक WA ऑफ सिग्मा A होल स्क्वायर, WB ऑफ सिग्मा B होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू WA सिग्मा A WB सिग्मा B एंड कोरिलेशन ऑफ AB। इस पूरे को जब अंडर रूट करेंगे तो वापस हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो पे पहुंच जाएंगे। मुझे पता है ये फॉर्मूला बहुत डेंजरस है और मैंने इसकी पूरी डिराइवेशन समझाई है। डिराइवेशन आमतौर पे इट्स डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, लेकिन क्यों समझाया है, कैसे समझाया, एक बार वापस इसको रिव्यू कर लेते हैं। आपको इसके बाद अपनी लाइफ में कभी भी डिराइवेशन बताना नहीं पड़ेगा किसी को, पर आपको खुद को पता होना चाहिए कि ये कैसे आया, किस वजह से आया, इसके पीछे का रीजन क्या है। जितना अच्छे से पता होता है आप उतनी बेटर ग्रिप में होते हो, करेक्ट, उतना बेटर फॉर्मूला पे आप कमांड करते हो। इसलिए इस सारी चीज को मैंने अच्छे से समझाया। पहले शुरुआत कहां हुई समझिए, एक बार 3 एसेट्स को छोड़िए, 2 एसेट्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। जब मैं 2 एसेट्स की बात कर रहा हूं तब आप समझिए कि मुझे चाहिए यहां पे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो। तो हमारे मन में एक बात आई कि जिस तरह रिटर्न के केस में हम वेटेड एवरेज करते हैं, उसी तरह स्टैंडर्ड डिविएशन के केस में भी वेटेड एवरेज कर देना चाहिए, पर वो अनफॉर्चुनेटली गलत था। हम कभी भी स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ में डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो हमारे मन में ख्याल आया स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं तो वेरिएंस सही, और हमने खामखा दोनों साइड्स को स्क्वायर करने का मन बनाया। आप देख सकते हैं सिग्मा पी को सिग्मा पी स्क्वायर किया, यानी कि वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो बताया, और जो राइट साइड थी उसको भी स्क्वायर करने गए। लेकिन राइट साइड को स्क्वायर करने गए तो हम लोगों ने क्या सोचा कि a प्लस बी होल स्क्वायर को हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके छोड़ देंगे और किसी को पता नहीं चलेगा, तो वो गलत है। पता चल गया और ये भी समझ में आ गया कि ये भी गलत है। आप सिर्फ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर को बराबर नहीं दिखा सकते। वो 2ab कहां गया? तो वो जो 2ab है उसके लिए हमने इस फॉर्मूले को वापस रीराइट किया, और वेरिएंस को लिखते वक्त हमने a माना किसको? WA इंटू सिग्मा A को माना a, वैसे ही WB इंटू सिग्मा B पूरे इसके प्रोडक्ट को हमने माना B। तो A को किया स्क्वायर, B को किया स्क्वायर, फिर लिखा
2ab, तो ये a का मतलब wa सिग्मा a, वैसे ही b का मतलब wb सिग्मा b, और इनको लिखने के साथ में मैंने बोला एक एडिशनल स्टफ इसके साथ इंक्लूड होगा, वो है को रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b। ये को रिलेशनशिप जो a और b के बीच में है, ये क्या है? ये है रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b विच आर द टू एसेट्स। एलजेब्रा में ऐसा नहीं होता था, एलजेब्रा में सिर्फ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ही होता था, लेकिन यहाँ 2ab के साथ में कोरिलेशनशिप इसलिए यूज हुआ क्योंकि इन दोनों एसेट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये दोनों एसेट्स आपस में को रिलेटेड हैं। बताइए मुझे, क्या आपको ये सारी बात अभी अच्छे से समझ में आ गई? कुछ टेक्निकल आई थिंक समस्या थी रश्मि के एंड पे। रश्मि, क्या वो टेक्निकल प्रॉब्लम आपकी दूर हो गई? हो गई तो प्लीज मुझे एक थम्स अप दे। बात बाकी यहां तक थोड़ी क्लैरिटी आई। मैं अभी फॉर्मूले लिखाया नहीं हूं, मैं फॉर्मूले लिखाऊंगा। पोर्टफोलियो रिस्क की कैटेगरी बनानी है, इसके सारे फॉर्मूले लिखने हैं, पर क्या आप फिलहाल के लिए समझे कि ये सब क्या हो रहा है? चलिए, अगर समझ में आया तो एक एक करके हम कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। प्लीज अपनी कॉपी में लिखिए, कैटेगरी क्या है? 3 ना? परफेक्ट। अपनी कॉपी में लिखिए प्लीज कैटेगरी 3, हेडिंग दीजिए पोर्टफोलियो रिस्क, हेडिंग दीजिए पोर्टफोलियो रिस्क। प्लीज गिव द हेडिंग पोर्टफोलियो रिस्क। सबसे पहले हम 2 एसेट पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं। ये 2 एसेट पोर्टफोलियो क्या होता है? जिसमें देयर आर ओनली 2 एसेट्स ए एंड बी। इसके केस में मैं सबसे पहले वेरिएंस का फॉर्मूला आपके सामने लिख रहा हूं। दिस इज वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो। कैसे लिखते हैं? सिग्मा पी लिखिए और उसको स्क्वायर करिए। सो दिस इज वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो, करेक्ट? इसको मैं लिख रहा हूं एज डब्ल्यू ए सिग्मा ए होल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू बी सिग्मा बी होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू डब्ल्यू ए सिग्मा ए डब्ल्यू बी सिग्मा बी को रिलेशनशिप ऑफ ए बी। आप देख सकते हैं कि इसको लिखते वक्त मैंने जरा सा भी डेरिवेशन की तरफ हिंट भी नहीं किया। कॉपी में डेरिवेशन लिखने की कभी भी जरूरत नहीं होती। डेरिवेशन को समझना जरूरी है। हमने समझा है इसको कि ये कैसे आया, कैसा इसका अलजेब्रा के पीछे लॉजिक है, वो सारा चीज समझा है, लेकिन इसको कॉपी में उतारने की जरूरत नहीं है। अब इसी के बाद हमको इसका वेरिएंस के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे? अंडर रूट। सो ये सेम फॉर्मूला वापस लिखिए, लेकिन अंडर रूट के अंदर। मैं एक इंपॉर्टेंट नोट भी लिखवाना चाहता हूं आपको साथ ही साथ। वो इंपॉर्टेंट नोट ये है कि हमें पता है कि को रिलेशनशिप जो होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई सिग्मा ए सिग्मा बी। हमें यह बात पता है कि जो को रिलेशनशिप होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? कोवेरिएंस ऑफ ए एंड बी। तो इस हिसाब से को रिलेशनशिप ऑफ ए बी इंटू सिग्मा ए इंटू सिग्मा बी को हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं विथ कोवेरिएंस ऑफ ए बी। बस यहीं पे एक छोटा सा कैच है। आप इस फॉर्मूले को अगर देखेंगे तो इस फॉर्मूले में सिग्मा ए सिग्मा बी और को रिलेशनशिप तीनों एक जगह प्रोडक्ट हो रहे हैं, तीनों एक दूसरे से एक प्रोडक्ट हो रहे हैं और तीनों यहां पे कैलकुलेशन में आ रहे हैं। इसीलिए हम क्या करने वाले हैं? हम को रिलेशनशिप सिग्मा ए और सिग्मा बी इन तीनों के प्रोडक्ट को वी आर गोइंग टू सब्सटीट्यूट विथ कोवेरिएंस ऑफ ए बी। वी आर गोइंग टू सब्सटीट्यूट विथ कोवेरिएंस ऑफ ए बी। कैसे होगा भैया ये? आइए इसके ऊपर में भी एक फॉर्मूला लिख लीजिए। एक और फॉर्मूला लिखिए प्लीज।
लिखिए देयरफॉर सिग्मा पी इज इक्वल टू, एक और छोटा सा फॉर्मूला और लिखो, लिखिए डब्ल्यू ए सिग्मा ए होल स्क्वायर, डब्ल्यू बी सिग्मा बी होल स्क्वायर, 2 इंटू डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी। आप डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी लिखिए, लेकिन सिग्मा सिग्मा मत लिखिएगा, सीधा लिखिए कोवेरियंस ऑफ ए बी, सीधा लिखिए कोवेरियंस ऑफ ए बी। वाई इज इट सो? क्योंकि कोवेरियंस का लिखने का मतलब ही हो गया कि हम इसमें कोरिलेशनशिप भी ले रहे हैं, सिग्मा ए भी ले रहे हैं और सिग्मा बी भी ले रहे हैं. So we are taking everything within this, and that is why substitution with the name of covariance can work here. तो लो जी, हमें सिग्मा बी कैसे कैलकुलेट होता है पता चल गया, सिग्मा पी कैसे कैलकुलेट होता है पता चल गया. लेकिन यहां बात खत्म नहीं होती, हमने सिर्फ 2 एसेट पोर्टफोलियो के ऊपर बात करी है. अब एक 3 एसेट पोर्टफोलियो पे बात करनी है, लेकिन इससे पहले कि हम 3 एसेट पोर्टफोलियो में जाएं, पहले उसके एल्जेब्रिक इक्वेशन को समझ लेते हैं. a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का जो इक्वेशन होता था वो होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. यहां तक सीधा है. फिर क्या होता था? प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. आप समझो, पहले a और b, फिर b और c, और फिर c और a. तो ये जो ओवरऑल इक्वेशन बनता था वो बनता था इतना बड़ा. जाहिर सी बात है, आपको समझ में आ रहा है भैया, ये आप 3 एसेट वाले पोर्टफोलियो में करोगे तो ये बहुत बड़ी इक्वेशन बनने वाली है. एब्सोल्युटली बनेगी, हम डरते नहीं है, हम करेंगे, सुकून से इसको सॉल्व करेंगे. लेकिन हाँ, ये इक्वेशन है अलजेब्रा में, ये याद रख लेना. तो इसी के इर्द गिर्द अपनी इक्वेशन बनेगी. और ध्यान रखना, हम जब 2ab लेंगे तो सिर्फ 2ab नहीं लेंगे, वी विल ऑल्सो टेक कोरिलेशनशिप बिटवीन a एंड b. जब हम B और C लेंगे, देन वी विल टेक कोरिलेशनशिप बिटवीन B एंड C. ऐसे ही जब हम CA लेंगे तब हमें लेना पड़ेगा कोरिलेशनशिप बिटवीन C एंड A. क्या ये बातें समझ में आ रही? परफेक्ट. तो जब अपने समझ में आ रहा है तो अपने आगे बढ़ते हैं और आइए लिखते हैं 2 नंबर पॉइंट. 3 एसेट पोर्टफोलियो. एसेट पोर्टफोलियो. पहले वेरिएंस का इक्वेशन लिख रहा हूं. वेरिएंस के इक्वेशन के लिए आई एम टेकिंग डब्ल्यू ए सिग्मा ए होल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू बी सिग्मा बी फिर से होल स्क्वायर, डब्ल्यू सी सिग्मा सी होल स्क्वायर. यहां तक हमने क्या किया? वी हैव टेकन केयर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. अब हमें करना पड़ेगा 2ab. याद रखिएगा, ये पूरा a है, ये पूरा b है. सो व्हाट वी नीड टू डू हियर, वी विल डू 2 इंटू डब्ल्यू ए सिग्मा a, डब्ल्यू बी sigma b, and because correlationship is also present here, so we will take correlationship between ab. correlationship between ab. ये हुआ 2ab का काम. अब 2bc करना है, तो उसके लिए 2wb sigma b, wc sigma c, and correlationship between b and c. यहां कंप्लीट नहीं होता है, सी ए भी करना है. सो वी विल अगेन टेक प्लस 2 इंटू डब्ल्यू ए सिग्मा ए एंड डब्ल्यू सी सिग्मा सी. याद रखिए, पहले ए बी किया, फिर बी सी किया और फिर सी ए किया. आप चाहे तो कैसे भी इसको रीअरेंज कर सकते हैं, लेकिन तीनों को कंप्लीट करना होगा. एंड फाइनली कोरिलेशनशिप बिटवीन ए एंड सी. कोरिलेशनशिप बिटवीन ए एंड सी. मुझे याद आता है सेकंड क्लास के एंड में मैंने बोला था एक बम फोड़ना रह गया. लीजिए, बम फूटा आपके सामने. आपको समझ में आ रहा है? यार सब समझ में आ रहा है, अलजेब्रा है, सब समझ में आ रहा है, लेकिन इतना बड़ा फॉर्मूला याद कैसे रहेगा? इसमें कोई एक चीज मिस कर दी तो रॉन्ग हो जाएगा. उसकी आप फिक्र ना करो, फॉर्मूला समझ में आ गया ना. इस फॉर्मूले में घिस घिस के, एकदम कलम घिस घिस के हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं और दुनिया भर के सवाल प्रैक्टिस करेंगे. सो यू नीड नॉट वरी, देयर इज अ लॉट दैट विल प्रैक्टिस एंड यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम व्हाइल अप्लाइंग दिस फॉर्मूला. सो डोंट वरी अबाउट इट. ये फॉर्मूले का एप्लीकेशन बड़े आराम से हो जाएगा. और जिस तरह हमने
वेरिएंस कैलकुलेट किया, उसी तरह एसडी भी कैलकुलेट हो जाएगा, सभी को अंडर रूट में डालना है। बट खामखा इतना नाटक नहीं करेंगे, हम वेरिएंस के फॉर्मूले को लिखेंगे और उसी को अंडर रूट में डाल देंगे। सो इसी की जगह मैंने बस लिख दिया कि जस्ट आपको वेरिएंस लेना है पोर्टफोलियो का और उसको अंडर रूट करना है, यू विल गेट योर सिग्मा पी। याद रखिएगा यहां पे भी वो रूल लगेगा कि आप सिग्मा ए, सिग्मा सी और को रिलेशन ऑफ एसी को, तीनों को मिला करके कोवेरिएंस ऑफ एसी से रिप्लेस कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। वो ऑप्शन हमेशा खुला है। सो सिग्मा ए, सिग्मा सी इंटू को रिलेशनशिप। मैं फिर से आपके सामने दुरुस्त कर देता हूं उस बात को, क्योंकि अधिकतर हम भूल जाते हैं, इसलिए वापस बता देता हूं कि जो को रिलेशनशिप होता है उसका फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस डिवाइडेड बाई सिग्मा ए, सिग्मा बी। करेक्ट। सो ऐसे में अगर हम कोवेरिएंस का फॉर्मूला लिखे, देन दिस विल बी कोरिलेशनशिप इनटू सिग्मा ए इनटू सिग्मा बी। क्लियर? तो आप कोरिलेशन इनटू सिग्मा ए इनटू सिग्मा बी को चाहे तो कोवेरिएंस ऑफ ए बी लिख सकते हैं। क्लियर? परफेक्ट। ये था आपके लिए 3 एसेट पोर्टफोलियो। 3 नंबर पॉइंट लिखिए। फोर एसेट पोर्टफोलियो बाद में देखेंगे, अभी मुझे पता है अभी इसको डिस्कस करने जाएंगे बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, बहुत बड़ा फॉर्मूला बनेगा, कोई कोई सोच ही नहीं है, मुझे नहीं जाना है 4 एसेट पोर्टफोलियो में। फिलहाल मैं एकदम स्टूडेंट माइंडसेट के साथ काम करता हूं, मुझे पता है स्टूडेंट यहाँ पे हैंड्स अप ऑलरेडी कर चुका है, बोला क्या किधर किधर जा रहे हो भैया, अब इसके आगे नहीं जाएंगे तो 4 एसेट नहीं डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जरूर मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि सीएमए इंस्टीट्यूट आखिर हमसे चाहता क्या है। 4 एसेट पोर्टफोलियो, आपको पता है सीए फाइनल एसएफएम के सिलेबस में भी नहीं है। यस यू हैव हर्ड इट, एकदम राइट। वहां पे भी 4 एसेट पोर्टफोलियो पूछ पूछ करके तंग नहीं करते। यहां पे इंस्टीट्यूट ने बुक में डाल रखा है 4 एसेट पोर्टफोलियो का फॉर्मूला के समेत पूरा सॉल्यूशन। मैंने भी हल्के में लिया था इनिशियली कि थोड़ी ना पूछेगा, तो एग्जाम पास्ट एग्जाम्स में जाकर के देखा इन्होंने पूछा भी है। मतलब भैया सीएमए इंस्टीट्यूट पे कोई भरोसा नहीं है, हमें पूरा काम करना पड़ेगा। अगर उन्होंने 4 एसेट पोर्टफोलियो को हमारे सिलेबस में डाला है, हमको उसको पढ़ के जाना पड़ेगा, सवाल भी बनाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी और एग्जाम में आएगा तो सॉल्व भी करना पड़ेगा। लेकिन सब कुछ अभी का अभी नहीं हो सकता। 4 एसेट पोर्टफोलियो होगा, थोड़ा सा रुक करके होगा, अभी फिलहाल उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वी कैन गो ऑन टू कैलकुलेट ऑल द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो, सारे सवाल बना सकते हैं, कोई समस्या कहीं नहीं होगी। तो ये हो गया अपना 4 एसेट पोर्टफोलियो भी इधर। आते हैं इसके अलावा कुछ और चीजें पढ़नी है, जैसे कि 4 नंबर पॉइंट, वापस बीटा पढ़ते हैं। एक बार वापस बीटा पढ़ते हैं। बीटा का फॉर्मूला याद हुआ या नहीं? चलो नहीं भी हुआ, माफ किया। अगर आपको बीटा किसी एसेट का कैलकुलेट करना है तो आपको चाहिए कोवेरिएंस ऑफ द एसेट एंड द मार्केट। यू नीड कोवेरिएंस ऑफ द एसेट विद द मार्केट डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ द मार्केट। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है भैया, ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इट्स नॉट न्यू। कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय मार्केट वेरिएंस, यहां तक सब सही है। बट देन हम कोवेरिएंस का अब एक फॉर्मूला सीख चुके हैं। कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या सीखा? कोरिलेशनशिप इनटू सिग्मा ए इनटू सिग्मा एम। मैं यहां सिग्मा एम लिखूंगा क्योंकि ये कोरिलेशनशिप ए और एम के बीच की थी, तो मैं यहां पे कोरिलेशनशिप ए और एम के बीच की लूंगा और सिग्मा ए और सिग्मा एम लूंगा। और नीचे जो सिग्मा एम का स्क्वायर है उसको मैं सिग्मा एम इंटू सिग्मा एम लिख दूंगा। जाहिर सी बात है, आपको समझ में आ रहा है। लेजेंड्स कैन सी कि हम कहां जाने वाले हैं भैया। ये ऊपर सिग्मा एम आपको दिख गया, नीचे सिग्मा एम दिख गया, दोनों को मिलकर के आप काटोगे। एब्सोल्युटली यही काम करने जा रहा हूं मैं इधर के सिग्मा एम और इधर के सिग्मा एम को कैंसिल आउट कर दूंगा एंड आई विल गिव यू अ न्यू डिफाइंड फॉर्मूला फॉर बीटा। आमतौर पे इसको जब मैं डायरेक्ट लिखा देता हूं तो बच्चे बोलते हैं ओह बीटा के 2 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे क्या? जवाब है नहीं, नहीं, एकदम भी नहीं। बीटा का एक ही फॉर्मूला है, कोवेरिएंस ऑफ द एसेट विद द मार्केट डिवाइडेड बाय मार्केट वेरिएंस। हालांकि उसको थोड़ा तोड़ मरोड़ करके एक और फॉर्मूला बनाया जा सकता है। वो फॉर्मूला भैया क्या है? वो फॉर्मूला है, जस्ट अ मिनट,
हाँ जी, वो फॉर्मूला है कोरिलेशनशिप ऑफ द एसेट एंड द मार्केट इनटू सिग्मा ए बाई सिग्मा एम। सो एक तो तरीका है कोवेरियंस और वेरियंस के मदद से आप बीटा कैलकुलेट कर लो। दूसरा तरीका है कि आप कोरिलेशनशिप में सिग्मा ए और सिग्मा एम को जो भी है इनटू मल्टीप्लाई करो सिग्मा ए को और डिवाइड करो सिग्मा एम से। बच्चे कई बार ना आलस में ये सोचते हैं ठीक है एक फॉर्मूला याद है यार, दूसरा नहीं भी होगा तो चल जाएगा। नहीं चलेगा। सवालों में इनपुट इस तरह से दिया हुआ रहेगा कि आप कोवेरियंस को ढूंढोगे, आप बोलोगे कहां गया कोवेरियंस, कहां गया, उस समय को रिलेशनशिप की मदद से ही बीटा कैलकुलेट होगा। तो मेरी ये गुजारिश है, फॉर्मूले धीरे धीरे याद होंगे, मुझे पता है तीसरी क्लास में ही आप, तो मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, पर प्लीज राइट डाउन द फॉर्मूलाज। ये सारे फॉर्मूले जितने भी हम पोर्टफोलियो में पढ़ रहे हैं, दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इनके ऊपर एक फॉर्मूला शीट बनाइए और उसको रिवाइज भी कीजिए। जितना अच्छा से फॉर्मूले पे ग्रिप होगा उतना बढ़िया इस चैप्टर पे ग्रिप होगा। क्लियर? तो ये है को रिलेशनशिप इनटू सिग्मा ए बाई सिग्मा एम। यहां तक तो समझ में आ रहा है, ये हो गया बीटा। भैया और क्या है? दो तीन फॉर्मूले और है, जैसे कि 5 नंबर ना, ओके 5 नंबर में मैं आपको जो टोटल रिस्क होती है यानी कि टोटल वेरिएंस, उसका ब्रेकअप समझाने वाला हूं। जब भी आप कोई पोर्टफोलियो बनाते हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है उस पोर्टफोलियो में रिस्क है। इस रिस्क को आप चाहें तो स्टैंडर्ड डेविएशन से भी मेजर कर सकते हैं, नहीं तो वेरिएंस से भी मेजर कर सकते हैं। मैं फिलहाल वेरिएंस से कर रहा हूं। तो किसी भी पोर्टफोलियो में जो रिस्क होती है वो दो कारणों की वजह से होती है। पहला कारण होता है सिस्टमैटिक रिस्क, दूसरा कारण होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। पहला कारण सिस्टमैटिक रिस्क, दूसरा कारण अनसिस्टमैटिक रिस्क। अब मेरी बात सुनिए, मैं थोड़ा ब्रूटल एग्जांपल लेने वाला हूं, ठीक है, मैं थोड़ा ब्रूटल एग्जांपल लेने वाला हूं। प्लीज मुझे माफ कीजिएगा अगर आपकी भावनाएं उससे हर्ट होती है, लेकिन डेथ इज इनएविटेबल, करेक्ट? हम सब जो पैदा हुए हैं, हम सबको मरना है, ये हम सबको पता है। ऐसे में अगर कोई अपनी पूरी उम्र जी करके एक्सपायर हो जाता है तो उसका उतना गम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सबके साथ होता है, सभी लोगों को जो आए हैं उनको जाना है, तो उधर उतना ज्यादा गम नहीं है। जरूर वो एक गम है, मैं मानता हूं वो गम तो है, लेकिन इतना ज्यादा गम नहीं है और आप उसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते। व्हाट कैन यू डू अबाउट दैट? बट अगर आप बाइक चलाते हैं और बिना हेलमेट के टशन में बाल उड़ाते हुए, गाने गुनगुनाते हुए, इनफैक्ट ब्लूटूथ कान में लगा करके आप बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट पहन करके, तो मेरे भाई साहब या बहन ध्यान रखिए कि आप कुछ ज्यादा ही रिस्क ले रहे हो। एक रिस्क तो ऐसे ही है यार, आप कब आपको भगवान का बुलावा आ जाए यू डोंट नो, करेक्ट? मतलब आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं जनरली बोल रहा हूं, किसी को भी कब भगवान का बुलावा आ जाए वी डोंट नो। तो एक रिस्क तो है, रिस्क ऑफ डाइंग, रिस्क ऑफ डेथ, लेकिन इसके ऊपर एडिशनल रिस्क लेना ये अवॉइडेबल है। ये अवॉइडेबल है। आज अगर कोई गाड़ी चलाए सीट बेल्ट पहन करके चलाए, कोई बाइक चलाए हेलमेट पहन करके चलाए, स्मोकिंग नहीं करे, ड्रिंकिंग नहीं करे, इफ यू कैन डू दैट, तो फिर आप एक्स्ट्रा रिस्क तो नहीं ले रहे हो ना कम से कम अपनी लाइफ में। नाउ दैट इज अनसिस्टमैटिक रिस्क, दैट इज अनसिस्टमैटिक रिस्क, जो कि डाइवर्सिफाई किया जा सकता है, यानी कि उसको आप चाहे तो ना गायब कर सकते हैं, उसको चाहे तो आप अपने जीवन से हटा सकते हैं, करेक्ट? सो रिस्क के दो एलिमेंट्स हैं, पहला सिस्टमैटिक रिस्क, दूसरा अनसिस्टमैटिक रिस्क। अब इसको थोड़ा मैं पोर्टफोलियो के स्टाइल में समझाता हूं। एक कहावत है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। ये कहावत का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप अपना सारा पैसा उठा करके किसी एक एसेट में मत डाल दो। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैंने अपने जीवन की पूरी कमाई उठा करके मान लो डाल दिया अडानी एंटरप्राइज में, आप सभी को पता है अडानी एंटरप्राइज किस तरह का शेयर है, कभी भागता है तो बहुत तेज भागता है, गिरता तो भी बहुत तेज गिरता है। लेकिन मैंने क्या किया, अपने जीवन की सारी कमाई उठा करके अडानी एंटरप्राइज में डाल दी। अब ऐसे में क्या होगा जी? ऐसे में ये होगा कि मैं अपनी एक्सेसिव रिस्क के लिए खुद जिम्मेवार हूं। हाँ जरूर, देयर इज अ सिस्टमैटिक रिस्क। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन स्टॉक मार्केट कैसा करता है उसके ऊपर मेरे इक्विटी रिटर्न्स डिटरमिन होंगे, वो तो है, और वो मेरे अकेले की रिस्क नहीं है। जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, एवरीबडी इज टेकिंग सर्टेन रिस्क। वो रिस्क अनअवॉइडेबल है, हर कोई ले रहा है,
तो सिस्टमैटिक रिस्क हर कोई ले रहा है, लेकिन अनसिस्टमैटिक क्या होती है, जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सारे पैसे उठा करके एक ही जगह डाल दिए। नाउ दिस इज टू मच रिस्क। आप इसी की जगह किसी दूसरे इन्वेस्टर को सोचो जिसने अपने पैसों को मान लो 50 स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई कर दिया है। डेफिनेटली 50 स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई करने की वजह से जो उनकी अनसिस्टमैटिक रिस्क है वो कुछ कम हो जाएगी, अभी भी रहेगी लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। अगर आपको अपनी अनसिस्टमैटिक रिस्क को और फर्दर कम करना है तो और उपाय बताऊं। और उपाय यह है कि आप अपने एसेट क्लास को छोड़ करके कहीं इन्वेस्ट करें, यानी अपने सारे पैसे को ऐसा भी नहीं 50 शेयरों में लगा दीजिए, आप 20 ही शेयर में लगाइए, लेकिन बाकी बचे पैसे से आप थोड़ा गोल्ड खरीद लीजिए, आप थोड़ा बहुत रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, आप थोड़ा बहुत इधर उधर एफडी करवा लीजिए। जब आप इस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट को अलग अलग एसेट क्लासेस में बांटते हैं तब आपको डाइवर्सिफिकेशन का मजा देखने को मिलता है। कल को स्टॉक मार्केट क्रैश भी हुआ तो हो सकता है गोल्ड कमा के देते, स्टॉक मार्केट क्रैश भी हुआ तो भी एफडी कहां जा रही है, करेक्ट। आपने घर खरीदा था तो रेंटल भी आएगा। सो देखा जाए तो आप अपने जो रिटर्न है उस रिटर्न को और अपने पोर्टफोलियो को इस तरह से स्ट्रक्चर कर रखे हो कि आपने अपने सारे पैसे एक जगह नहीं डाले। जब आप अपने सारे पैसे एक जगह नहीं डालते हो तो आप कहीं ना कहीं उस इंसान के प्रति कम रिस्क ले रहे हो जो अपना सारा पैसा उठा करके एक ही जगह डाल रहा है। इमेजिन कीजिए आपने अपने जीवन की पूरी पूंजी एक प्रॉपर्टी खरीदने में लगा दी और बाद में जाकर के वो प्रॉपर्टी एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी निकल गई। आपने हद रिस्क ली थी, आपका कसूर है। सिस्टमैटिक रिस्क समझ में आता है। देखो रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी के भी साथ हो सकता है कि एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी निकल जाए और आपको नुकसान हो जाए, बट किसने कहा था अपने सारे पैसे उठा के डालने को? ये डिसीजन जो आपने लिया इसकी वजह से आपने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं किया और डाइवर्सिफाई नहीं करने की वजह से एक्सेसिव रिस्क ले रहे थे। वो एक्सेसिव रिस्क होती है अनसिस्टमैटिक रिस्क। इसीलिए आप समझिए कि अनसिस्टमैटिक रिस्क जो होती है ना उसको हम डाइवर्सिफाइबल रिस्क भी कहते हैं, यानी कि आप चाहें तो इस रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको एलिमिनेट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में से। आपके मन में ख्याल आएगा क्या सिस्टमैटिक रिस्क को भी कर सकते हैं? नहीं, सिस्टमैटिक रिस्क को हेज किया जा सकता है, वो एक डिफरेंट अफेयर है, लेकिन सिस्टमैटिक रिस्क को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। आप अनसिस्टमैटिक रिस्क को एलिमिनेट कर सकते हो, खत्म कर सकते हो, खुद से कर सकते हो, लेकिन सिस्टमैटिक रिस्क यूजुअली लेनी ही पड़ती है, लेकिन उसको भी हेज किया जा सकता है, उसके भी प्रति आप खुद को इंश्योर कर सकते हो। अब इसका ही एग्जांपल ले लेते हैं। डेथ सबको आनी है, करेक्ट, बट डेथ से होने वाले फाइनेंशियल लॉस को कम करने के लिए, इसी के लिए तो हम टर्म इंश्योरेंस या फिर लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं ना। कल को किसी का अनटाइमली डेथ हो जाए, बहुत अर्ली डेथ हो जाए और एक अर्निंग मेंबर का डेथ होता है तो फिर पूरे परिवार पे एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आ जाता है। वैसे में इंश्योरेंस किए होने से क्या होता है, यू हेज दैट अनसिस्टमैटिक रिस्क, सॉरी सिस्टमैटिक रिस्क। क्यों? क्योंकि देखो इंश्योरेंस लेने से कोई अमर नहीं हो जाता है। इंश्योरेंस लिया उसके बावजूद डेथ आ सकती है, ऑब्वियसली आ सकती है, लेकिन इंश्योरेंस लेने की वजह से वो डेथ अकर भी जब हुई तब कम से कम फाइनेंशियल लॉस हमें नहीं हुआ। सो दिस इज हेजिंग ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क, अ रिस्क विच नोबडी कैन अवॉइड, एलिमिनेट। कोई भी एलिमिनेट नहीं कर सकता इस रिस्क को, लेकिन हेज तो कर सकते हैं ना। इसी बात पे एक सबक सीख लीजिए। अगर आपके परिवार में कोई भी अर्निंग मेंबर है जिसकी अर्निंग पे आपका घर चल रहा है, इट कुड बी योर फादर, मदर और एनीबडी, जिसकी अर्निंग पे आपका घर चल रहा है और उनके ना होने से आपके घर में एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, एक फाइनेंशियल लिमिटेशन आ सकती है, प्लीज गेट देम इंश्योर्ड। प्लीज उनका टर्म इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस जो भी अवेलेबल है एज पर देयर एज जरूर करवा के रखें। आमतौर पे इसमें हम लोग की फैमिली ना गलत गलत डिसीजन लेती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरी मदर है, मेरी मदर एक होम मेकर है, तो हाउसवाइफ है, जाहिर सी बात है उनके ऊपर कोई फाइनेंशियल डिपेंडेंस नहीं है। मैं डिपेंडेंट नहीं हूं अपनी मदर पे, करेक्ट, ना ही मेरे फादर डिपेंडेंट है कि मेरी मदर कुछ कमा के लेके आए, बट उसके बावजूद मैंने देखा है फादर ने मदर के नाम पे लाइफ इंश्योरेंस कर रखी है। इट मेक्स नो पॉइंट, एब्सोल्युटली नो पॉइंट। आप इस सिस्टमैटिक रिस्क को हेज ही क्यों कर रहे हो जबकि आपको इससे कोई फाइनेंशियल लॉस कभी भी नहीं होगा? सो डोंट हेज इट। ऐसा तो है नहीं इंश्योरेंस लेने से किसी की उम्र बढ़ जाएगी, वो तो होगा नहीं। सो इट मेक्स रियली नो पॉइंट टू बी बाइंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, typically life insurance products for those members of your house who are non earning.
इसमें अब छोटे छोटे बच्चे भी आ जाते हैं। घर में छोटे छोटे बच्चे जन्मते हैं, उनका उस दिन से इंश्योरेंस करवा देते हैं। अरे इट मेक्स नो सेंस, उनका इंश्योरेंस मत कराइए अभी, उनको अर्निंग बनने दीजिए। यूजुअली कोई भी इंसान 25 साल या उसके बाद कमाना शुरू करता है, तो आइडियली 25 और उसके बाद ही उसको लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। हालांकि फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स आपको यही बताएंगे जल्दी से जल्दी ले लो, एब्सोल्युटली नॉट। कमाना शुरू किया तब लेना शुरू करो, तब इंश्योरेंस कराओ अपना, अपनी वर्थ भी बेटर समझ में आती है उसके बाद, और तभी कराना चाहिए। एंड खास करके अगर कोई नॉन अर्निंग मेंबर है घर पे, उनका इंश्योरेंस कराने की जरूरत नहीं है। डोंट अननेसेसरली बर्डन योरसेल्फ विद इंश्योरेंस प्रीमियम्स। ठीक है, अब इस तरह की ना बहुत सारी बातें मैं आपको समझाता चलूंगा इस पूरे कोर्स में। अपने को सिर्फ फाइनेंस में सिर्फ ऐसा नहीं कि भैया बुक्स की सारी बातें सिखा दो, बुक्स के बियॉन्ड क्या है रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंस, उसके बारे में बात होती रहेगी। एक छोटा सा इंश्योरेंस का मसला आपको मैंने समझाया, एंड आई होप इस तरह की और बातें भी सामने आएंगी। बट फिलहाल के लिए वापस आते हैं अपने अपने लेवल ऑफ डिस्कशन पे कि भैया किसी भी पोर्टफोलियो का जो टोटल रिस्क यानी कि उसका वेरिएंस होता है, उसके दो हिस्से हो सकते हैं। पहला हिस्सा होता है सिस्टमैटिक, जिसको आप चाह करके भी खत्म नहीं कर सकते, जिसको आप चाह करके भी मॉडरेट नहीं कर सकते। लेकिन अनसिस्टमैटिक रिस्क वो है जिसको आप चाहो तो मॉडरेट कर सकते हो। Correct? For example, I am a non-smoker, so I am choosing not to smoke. Not to smoke is a choice जो मैंने ली। Now, obviously, इसके वजह से मेरी unsystematic risk कम हो जाती है, पर सिस्टमैटिक रिस्क है। ठीक है, सो आई एम अवेयर कि ऐसा नहीं है स्मोक नहीं करने से आप अमर हो जाओगे, बट डेफिनेटली आप एक्सेसिव रिस्क नहीं ले रहे हो। सो इफ यू विश, अपने पोर्टफोलियो में भी आप अनसिस्टमैटिक रिस्क को कम से कम कर सकते हो, जीरो भी कर सकते हो, बाय डाइवर्सिफिकेशन। ये डाइवर्सिफिकेशन होती है जब आप अपने पैसे को अलग अलग एसेट क्लास में डालते हैं। इफ यू आर एबल टू डू दैट, देन आपकी अनसिस्टमैटिक रिस्क अपने आप कम हो जाएगी। तो हमें इसी को दोनों को फिलहाल कैलकुलेट करना सीखना है कि इसको कैलकुलेट कैसे करें। तो आइए इसी में मैं आपको बताता हूं सिस्टमैटिक रिस्क कैसे कैलकुलेट होता है। लिखिए प्लीज फॉर्मूला, सिस्टमैटिक रिस्क इज इक्वल टू बीटा ऑफ द एसेट, मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन, इन दोनों का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर। सो सिस्टमैटिक रिस्क इज इक्वल टू, आप चाहे तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, बीटा स्क्वायर इनटू मार्केट का वेरिएंस। आप चाहे तो ऐसा भी बोल सकते हैं। So beta square into market variance, that you can also say this is systematic risk. तो फिर भैया अनसिस्टमैटिक रिस्क का फॉर्मूला क्या होगा? फिलहाल मैं आपको इसका फॉर्मूला नहीं सिखा रहा हूं, आगे सिखाऊंगा, फर्दर क्लासेस में सिखाऊंगा। लेकिन इसका फॉर्मूला होगा फिलहाल के लिए इजी वाला, टोटल रिस्क माइनस सिस्टमैटिक रिस्क। आपको सवाल में वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो तो पता ही होगा, करेक्ट? सो वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो जब आपको पता होगा, आप उसमें से माइनस कर देंगे अपने सिस्टमैटिक रिस्क को, करेक्ट? और आपका सिस्टमैटिक रिस्क क्या होगा? बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो इनटू मार्केट स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। सो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? सिग्मा पी स्क्वायर विच इज वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो माइनस बीटा पी इंटू सिग्मा एम स्क्वायर। इससे आपका अनसिस्टमैटिक रिस्क निकल जाएगा। हालांकि ये कोई अलग से फॉर्मूला नहीं सिखा रहा हूं मैं बस यही कह रहा हूं टोटल रिस्क में से आप सिस्टमैटिक को माइनस कर दो, बचा जो वो सारा अनसिस्टमैटिक होगा। लो जी, दोनों रिस्क हमने सीख ली, सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक दोनों मिलाकर के टोटल रिस्क होती है, हमने फॉर्मूला सीख लिया। एक और फॉर्मूला हम सीखते हैं, अलग से एक पॉइंट है, 6 नंबर पॉइंट लिखिए, कोवेरियंस। एक और फॉर्मूला लिखेंगे कोवेरियंस का। हम जानते हैं कोवेरियंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कोरिलेशनशिप ऑफ ए बी इंटू सिग्मा ए इंटू सिग्मा बी। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं, करेक्ट? ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं, करेक्ट? लेकिन इसका और एक फॉर्मूला बनता है, वो बनता है बीटा ऑफ ए इंटू बीटा ऑफ बी इंटू मार्केट वेरिएंस, इंटू मार्केट वेरिएंस। ये फॉर्मूला जरूर से लिखें। दोनों बीटास को आपस में मल्टीप्लाई करें और उसको मार्केट वेरिएंस के साथ में मल्टीप्लाई कर दें। आपके माइंड में आएगा ये फॉर्मूला कहां से आया भैया?
तो कुछ नहीं, अभी आपने सिस्टमैटिक रिस्क में क्या किया था, बीटा ए का लिया और मार्केट का वेरिएंस लिया, बीटा का स्क्वायर किया था, करेक्ट। जब आप बीटा का स्क्वायर कर रहे थे तब इसलिए स्क्वायर कर रहे थे क्योंकि आपके पास एक ही एसेट था बीटा ए, तो आप उसके साथ ये काम कर रहे थे। बट जब आप कोवेरिएंस करते हैं तो आप दो दो एसेट्स के साथ डील कर रहे हैं, तो आप क्यों सिर्फ बीटा ए को बीटा ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपके पास दो वेरिएबल्स हैं तो आप बीटा ए और बीटा बी दोनों को ले सकते हैं। सो वी विल टेक बीटा ए इनटू बीटा बी इनटू वेरिएंस ऑफ द मार्केट। वेरिएंस ऑफ द मार्केट कांस्टेंट है, वो पहले भी था अभी भी है, बस बीटा अलग अलग लिया है। नाउ दिस इज वेरी सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेरिएंस एंड वेरिएंस जो मैंने कवर किया था आई थिंक फर्स्ट क्लास में। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि वेरिएंस और कोवेरिएंस में एक हल्का सा फर्क है और वो हल्का सा फर्क यहां पे भी नजर आ रहा है। हमने सिस्टमैटिक रिस्क जब कैलकुलेट करी तब बीटा ए का स्क्वायर लेकर के मार्केट वेरिएंस से मल्टीप्लाई किया था। यहां पे बीटा ए का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, यू हैव बीटा ए ले लो, बीटा बी भी है ले लो, और फिर मार्केट वेरिएंस से उसको मल्टीप्लाई करता। परफेक्ट। इसी के साथ में लगभग 45 मिनट तक नॉन स्टॉप डिस्कशन होते हुए हमने कैटेगरी 3 से संबंधित जितने भी फॉर्मूले समझने थे समझ लिए। अब कैटेगरी 3 के एक एक करके क्वेश्चंस बनाने का वक्त है। क्वेश्चंस बनाने में टाइम लगेगा, सो आपको थोड़ा हड़बड़ नहीं मचाना है। ये एक अच्छी कैटेगरी है, क्वेश्चंस आर ऑफ गुड स्टैंडर्ड, मेरे साथ ही रहना है एंड एक एक करके हर सवाल को कंप्लीट जब हम करेंगे तो मुझे आपको फीडबैक देना है कि आपको सवाल समझ में आया कि नहीं। फिलहाल हम शुरुआत कर रहे हैं विद क्वेश्चन नंबर 11। तो आइए सबसे पहले अपनी बुक में आ जाइए और क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए। ये अपना क्वेश्चन नंबर 11 अपने सामने एक बार अच्छे से आपके सामने रख देता हूं। चल, इस सवाल में गौर कीजिएगा, आपको यहां पे 3 सिक्योरिटीज दी है, तो ये एक 3 एसेट पोर्टफोलियो है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये वाला फॉर्मूला होता है। जाहिर सी बात है कोरिलेशनशिप भी यूज में आता है। अब यहां पे आपके पास में ए जो होता है वो होता है वेट ऑफ ए इंटू सिग्मा ऑफ ए। तो आपको ये चेक करना है कि क्या आपके पास वेट और सिग्मा दोनों है। तो हाँ जी है, सिग्मा हमारे पास है, सिग्मा है 8, 12 और 6, और वेट भी हमारे पास है जो कि है 0.3, 0.5 एंड 0.2। सो वी हैव गॉट एवरीथिंग। हमारे पास WA सिग्मा A, WB सिग्मा B, WC सिग्मा C भी है। इसके अलावा कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिए हुए हैं जो कि जरूरत थी हमें इनकी। हमें यहां पे चाहिए था कोरिलेशनशिप ऑफ AB, यहां चाहिए था कोरिलेशनशिप ऑफ BC और यहां चाहिए था कोरिलेशनशिप ऑफ CA। तो अब सबके कोरिलेशनशिप जब हमारे सामने हैं तो हम इसको यूज करेंगे एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो, यानी सिग्मा P कैलकुलेट करने का चेष्टा करेंगे। तो आइए ये कैलकुलेशन कैसे होगा कॉपी में करते हैं, फॉर्मूला लिख करके पूरा सॉल्व करते हैं। आ जाइए प्लीज, लेट्स राइट डाउन सॉल्यूशन टू इलस्ट्रेशन नंबर 11। सॉल्यूशन टू इलस्ट्रेशन नंबर 11। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं वेरिएंस का, ठीक है ना। वो अंडर रूट अपने होनी चाहिए। पहले वेरिएंस आराम से कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद एसडी निकाल लेंगे। सो वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा ए इंटू WA स्क्वायर प्लस WB सिग्मा B स्क्वायर WC सिग्मा C अगेन स्क्वायर। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का काम हो गया। इसके अलावा मैं इसमें लूंगा 2WA सिग्मा A WB सिग्मा B एंड आई विल टेक कोरिलेशनशिप ऑफ AB। ये हो गया 2AB। अब मुझे करना है 2BC। सो 2WB सिग्मा B WC सिग्मा C एंड कोरिलेशनशिप ऑफ BC। वैसे कोरिलेशनशिप ऑफ B विथ C या C विथ B निकाल लो, दोनों एक ही चीज है। यानी BC का कैलकुलेशन करो या CB का कैलकुलेशन करो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। और आखिर में CA करना है। सो 2WA सिग्मा A WC सिग्मा C कोरिलेशनशिप ऑफ AC, कोरिलेशनशिप ऑफ AC।
वैल्यूज हमारे सामने हैं, आइए इन वैल्यूज की कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। वेट्स दिए हुए हैं 0.3, 0.5 एंड 0.2, ध्यान रखिएगा। सो वेट्स हैव बीन गिवन। जब वेट्स दिए हुए हैं तो बस हम लोग को कैलकुलेशन करनी है और सारी वैल्यूज को लिखना है एक एक करके। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहां लिखने वाला हूं 0.30 इंटू 8 स्क्वायर, 0.50 इंटू 12 स्क्वायर, 0.20 इंटू 6 स्क्वायर, 2 इंटू, अब ब्रैकेट के अंदर ही लिख देता हूं, 2 इंटू 0.30 इंटू 8 इंटू 0.50 इंटू 12 इंटू कोवेरियंस ऑफ AB विच इज 0.50 प्लस 2 BC करने जा रहा हूं, 2 इंटू 0.5 इंटू 12 इंटू 0.2 इंटू 6 इंटू कोवेरियंस ऑफ B एंड C विच इज 0.75। सीधे सीधे कॉपी मत कर लेना, AC पहले दिया हुआ था। टू इंटू 0.3 इंटू 8 इंटू 0.2 इंटू 6 इंटू -0.40 इंटू -0.40। आइए इसको पूरा सॉल्व करेंगे। 5.76, 36, 1.44, 14.40, 10.80, माइनस में आएगा लास्ट वाला, याद रखिएगा लास्ट वाला माइनस में आएगा। सारा कैलकुलेशन अपने कैलकुलेटर पे खुद करें, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आपको खुद से प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। बाद बाकी कॉपी पेस्ट तो कोई भी कर सकता है, बट प्लीज खुद से कैलकुलेट करें, बहुत आसान हो जाएगा। बस अब हमें सिग्मा पी चाहिए जिसका फॉर्मूला होगा वेरिएंस का अंडर रूट। सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 66.096, करेक्ट, and result will be 8.13%। 8.13%, जिस परसेंटेज में स्टैंडर्ड डेविएशन का यूनिट है वही यूनिट यहां आएगा। जैसे आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन वाज रिपोर्टेड इन 8%, 12% एंड 6%, तो इसका भी रिजल्ट परसेंटेज में आ गया। जाहिर सी बात है ये हमारा फाइनल आंसर है 8.13%। दैट इज सॉल्यूशन टू इलस्ट्रेशन नंबर 11। कॉपी कर ले आराम से जिनका बाकी है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 12 अपने सामने ये रहा। A study by a mutual fund has revealed the following data। अगेन 3 सिक्योरिटी है, बहुत परेशान करने वाले हैं ये हमको, बट ठीक है, इनकी सिक्योरिटी दी हमें एंड इनकी सिक्योरिटी के साथ में इनके स्टैंडर्ड डेविएशन दिए हैं, अच्छी बात है। वेट्स नहीं दिया भाई, समस्या आई है। दे हैव नॉट टोल्ड अस वेट्स क्या इनके, देखेंगे।
को रिलेशनशिप विद द मार्केट दिया है, एक मिनट, विद द इंडेक्स दिया है, दिस इज गुड। नाउ इन्होंने हमें क्या दिया है, को रिलेशनशिप ऑफ द एसेट विद द मार्केट। समझ में आ रही है बात, क्यों दिया है, क्लियर है एकदम। दे वांट अस टू कैलकुलेट बीटा हियर। याद आ रहा है बीटा का एक फॉर्मूला था, एक बार कॉपी में खुद ही पलटा के देख लेना। बीटा का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, कोरिलेशन इनटू सिग्मा ए बाय सिग्मा एम। एक बार चेक कर लेना, कोरिलेशन ऑब्वियसली ए और एम का हम ले रहे हैं, तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, कोरिलेशनशिप ऑफ ए सिग्मा ए बाई सिग्मा एम। क्यों दे रहा है ये सारा इनपुट, देख के समझ में आ रहा है, कोरिलेशनशिप और सिग्मा दे चुका है, अब बस सिग्मा एम देना बाकी है, जो कि नीचे मुझे दिख भी गया। चलो ये भी हो गया। सो दे हैव गिवन अस व्हाट, दे हैव गिवन अस कोरिलेशनशिप विद ऑफ द एसेट विद द इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब ये होता है मार्केट, तो इंडेक्स और मार्केट के साथ का जो कोरिलेशनशिप है दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है, और सिग्मा ऑफ द मार्केट यानी सेंसेक्स का भी सिग्मा दिया हुआ है। सेंसेक्स इज अनदर इंडेक्स, जैसे निफ्टी होता है वैसे ही सेंसेक्स होता है, और ये भी एक इंडेक्स है, और इस इंडेक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, यानी उसका रिस्क दिया है। बस बात खत्म, सब कुछ है हमारे पास। हमको पूछा है व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ द रिटर्न्स ऑफ ईच स्टॉक विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट। हमसे बीटा पूछ रहा है। ये जो लाइन है ना, इस लाइन का मतलब होता है बीटा, ठीक है। फॉर दोज हु डोंट नो, अभी जान लो कि बीटा बेसिकली क्या मेजर करता है। बीटा ये मेजर करता है कि कोई भी स्टॉक मार्केट के मुकाबले कितना ज्यादा उछल कूद मचाता है। अगर बीटा 2 आ जाता है तो हम बोलते हैं मार्केट से ये 2 गुना ज्यादा सेंसिटिव है। मार्केट 1% ऊपर होगा तो ये तो 2% ऊपर होगा, मार्केट 1% डाउन होगा ये 2% डाउन होगा। ऐसे आमतौर पे हम स्टॉक्स के बारे में बात करते रहते हैं, ठीक है। तो किसी भी स्टॉक की जो सेंसिटिविटी होती है विद रिस्पेक्ट टू इट्स मार्केट, वो बीटा से मेजर होती है, एंड ये पहले क्वेश्चन में हमसे वही कैलकुलेट करवाना चाह रहे हैं। दूसरे में ये बोल रहे हैं कि सबका आपस में कोवेरियंस कैलकुलेट कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। हम अभी कोवेरियंस पे ताजा फॉर्मूला पढ़े हैं। फॉर्मूला था कि अगर आपको कोवेरियंस एसेट और ए और बी का कैलकुलेट करना है तो आपको क्या लेना होगा, बीटा ऑफ ए, बीटा ऑफ बी और मार्केट का वेरियंस। याद आ रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हम कोवेरियंस कैलकुलेट करेंगे सभी स्टॉक्स के बीच में। तीसरा पूछा है रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो बताओ, यानी कि सिग्मा पी पूछ रहा है। सिग्मा पी, जब आपने सभी स्टॉक्स में इक्वल इन्वेस्टमेंट करी है, देखो यहां लिखा है व्हेन यू हैव और यू आर कंसिस्टिंग ऑफ ऑल 3 स्टॉक्स इक्वली, तो सबका वेट्स आपको पकड़ना है 0.333, ठीक है ना, 0.333 आपको ये लेकर के चलना है। अगर आप इस पे कंफर्टेबल नहीं, आप 1/3 भी ले सकते हैं। फिर पूछता है बीटा ऑफ पोर्टफोलियो बता दो। दिस इज इजी, वेरी इजी। मैं बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कैसे कैलकुलेट होगा वो शो कर दूंगा, हालांकि इसके लिए हमें सिर्फ वेटेड एवरेज करना होगा। मैं लिख देता हूं, हालांकि आपको दिखेगा नहीं, पर हम सिर्फ वेटेड एवरेज करेंगे और हमारे पोर्टफोलियो का बीटा आ जाएगा। आखिर में हमको बोला है टोटल सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क भी बताओ इस पोर्टफोलियो की। यानी आपने जो कुछ सीखा ना इस कैटेगरी में, ये सारा का सारा इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट मार्क करो। इस तरह के क्वेश्चन आमतौर पे एग्जाम से पहले देखने से आपका बढ़िया रिवीजन होता है। मैं ये नहीं कहता इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक ही बार में सिखा देते हैं, रिवाइज करने में बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पे जरूर इंपॉर्टेंट लिखें, एग्जाम से पहले इनको जरूर रिवाइज करें। एक्सट्रीमली गुड कॉन्सेप्ट्स। क्लियर? चलिए जी, आइए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं एक एक करके। पहला हमसे क्या पूछा, नंबर 1 में सेंसिटिविटी ऑफ द रिटर्न्स। चलो ठीक है, नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ सिक्योरिटी बीटा। पहला कॉलम सिक्योरिटी, दूसरा कॉलम उसका स्टैंडर्ड डेविएशन। आप मार्केट का भी यहां पे लिख सकते हो वैल्यू। फिर को रिलेशनशिप ऑफ द एसेट एंड द मार्केट, इसको आई एंड एम लिखते हैं, बेटर रहेगा। को रिलेशनशिप ऑफ आई विथ एम, एंड फाइनली वी नीड बीटा। बीटा विल बी को रिलेशनशिप ऑफ आई विथ एम इंटू सिग्मा आई बाई सिग्मा एम। फॉर्मूला मैंने लिख दिया आपके लिए। 3 सिक्योरिटीज है पी क्यू आर। सबका जो परसेंटेज है वो अपने को दिया हुआ है 20%, 18%,
12%। सिग्मा एम को प्लीज अलग अलग मत ढूंढिएगा, एक ही वैल्यू होगी, वो है 18%। 18% अक्रॉस ऑल द सिक्योरिटीज, क्योंकि हम मार्केट का सिग्मा ले रहे हैं, वो एक ही होगा। को रिलेशनशिप दिया हुआ है 0.66, 0.95, 0.75। बस को रिलेशनशिप को सिग्मा आई से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर सिग्मा एम से डिवाइड कीजिए। देखिए आप कहां पहुंचते हैं, 0.66 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 18, यार है 0.733। 0.733, आप चाहें तो 2 डेसिमल भी ले सकते हैं इसको। दूसरा वाला 0.95 ही आएगा, डोंट वरी। और आखिर वाला आएगा 0.75 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 18, यार है 0.50। 0.50। पहले क्वेश्चन का जवाब दे चुके हैं हम। हमसे पूछा था सेंसिटिविटी ऑफ रिटर्न्स, सबको पता है सेंसिटिविटी इज नथिंग बट बीटा। क्लियर? आप चाहें तो एक छोटा सा नोट लिख सकते हैं, बीटा मेजर्स sensitivity of returns of a stock with respect to the market, with respect to the market. Clear? आइए नंबर 2 करते हैं। नंबर 2 में हमें कोवेरियंस कैलकुलेट करना है। बहुत ही अच्छा। कोवेरियंस बिटवीन एनी टू सिक्योरिटीज is a product of both their betas into market variance. Therefore, covariance of P and Q will be beta of P into beta of Q into market का variance। इन दोनों की बीटा हमें पता है 0.733 into 0.95 into 18 square, $225.62। 225.62 225.62। अगर आपने 0.73 लिया होगा तो थोड़ा इससे कम आएगा। बुक के आंसर से एकदम मैच करेगा अगर आपने 2 ही डेसिमल लिए हैं तो। कोवेरियंस ऑफ Q and R will be 0.95 into 0.50 into 18 square। $153.90 and covariance of P with R will be 0.73 ले लेते हैं एक बार। अब जब हमें पता ही है आंसर मैच करेगा 2 डेसिमल से, तो 2 डेसिमल से एग्जैक्ट मैच करा देते हैं। 118.26 परफेक्ट। तो सबके कोवेरियंस भी आ चुके हैं। हमें तीनों के कोवेरियंस पूछे थे, हमने कैलकुलेट कर लिए। कोवेरियंस हमेशा 2 ही एसेट के एक बार में होता है। तो अगर 3 एसेट्स है तो जाहिर सी बात है तीनों का अलग अलग सेट बनेगा। ये एकदम ट्रायंगुलर सीरीज की तरह सोचने वाली बात है। मान लो इंडिया, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का ट्रायंगुलर सीरीज है, तो थोड़ी ना 3 टीमें तो साथ में खेलेंगी। पहले इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा और अंत में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच होगा। तो देखा जाए तो आई प्लेज विथ और बोल सकते हैं पहली टीम दूसरी टीम से और तीसरी टीम से खेलती है और दूसरी और तीसरी टीम भी एक दूसरे से खेलती है। करेक्ट? सो यू सी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। तो यही चीज हमको यहाँ पे नजर आ रही है। पी क्यू की लड़ाई हो गई, क्यू आर की भी हो गई, तो फिर पी और आर की भी करानी पड़ेगी।
परफेक्ट, कोवेरियंस आ चुका है। लास्ट में हमसे पूछ रहा है, लास्ट तो क्या 3 नंबर में हमसे पूछ रहा है रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। हम पहले कैलकुलेट करेंगे इस केस में, क्योंकि 3 एसेट्स है ना, थोड़ा बच बच के चलेंगे। हम यहां पहले कैलकुलेट करेंगे वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो। अब यहां थोड़ा सा ध्यान देना, हमारे पास ना कोवेरियंस ऑलरेडी है, ठीक है, तो मैं रिड्यूस्ड फॉर्मूला यूज करूंगा, ध्यान रखना। ऐसे तो फॉर्मूला क्या होता है, उसमें सिग्मा ए सिग्मा बी सब कुछ होता है, करेक्ट, और फिर साथ में एक को रिलेशनशिप होता है। यहाँ पे को रिलेशनशिप भी दिया है, लेकिन जब हमने इतना मेहनत कर लिया है, सबका कोवेरियंस कैलकुलेट कर लिया है, तो आई थिंक इट मेक्स नो सेंस। हम लोग को यहाँ पे कोवेरियंस वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए। कैसे होगा, आइए लिखते हैं। सिग्मा पी स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू पी, ये एक समस्या हो गई, सारे एसेट्स का नाम भी पी है, ठीक है, डब्ल्यू पी इंटू सिग्मा पी इसको भी पोर्टफोलियो को पीएफ लिखना पड़ा मेरे को, ठीक है ना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मैंने पोर्टफोलियो के लिए लिखा है पीएफ, ठीक है। सो सिग्मा पीएफ, सिग्मा स्क्वायर पीएफ इज इक्वल टू डब्ल्यू पी सिग्मा पी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू क्यू सिग्मा क्यू स्क्वायर डब्ल्यू आर सिग्मा आर स्क्वायर। यहां तक ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हुआ। अब 2 इंटू डब्ल्यू पी डब्ल्यू क्यू, वेट अ मिनट, सिग्मा ए सिग्मा बी, यानी कि यहां पे केस में सिग्मा पी और सिग्मा क्यू में नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधा लिख रहा हूं कोवेरियंस ऑफ पी क्यू। समझ आ रही है बात? वेट ऑफ क्यू वेट ऑफ आर, सिग्मा नहीं लिखा है, सीधा लिखने वाला हूं कोवेरियंस ऑफ क्यू एंड आर। काम आसान होता है, फास्ट होता है। आखिर में 2 इंटू वेट ऑफ पी वेट ऑफ आर एंड कोवेरियंस ऑफ पी आर। इसके हिसाब से सारी वैल्यूज लेनी पड़ेंगी। वेट्स याद रखिए 1/3 बोला हुआ था हमको, यानी कि इक्वल बोला था, तो उसके हिसाब से 0.333 ले रहा हूं इंटू सिग्मा पी विच इज 20 स्क्वायर, 0.333 इंटू 18 स्क्वायर, 0.333 इंटू 12 स्क्वायर। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो जाएगी, हम यहां जब वेट ऑफ पी ले रहे हैं तो वो भी 0.33 ही होगा, जब हम यहां डब्ल्यू क्यू ले रहे हैं तो वो भी 0.33 ही होगा। तो और भी ज्यादा आसान हो जाएगा, मैं लिख दूंगा 2 इंटू 0.333 का स्क्वायर। समझे आप मेरी बात? मैंने यहां लिख दिया दोनों का स्क्वायर। कैसे? क्योंकि वेट ऑफ पी भी 0.333 है, वैसे ही वेट ऑफ क्यू भी 0.333 है, दोनों को आपस में स्क्वायर करके लिख देंगे, जगह बचती है। इनटू कोवेरियंस, कोवेरियंस हमने कैलकुलेट किया था, ऊपर चलते देखते, कोवेरियंस है 225.62, किसी का 224.69 आया तो वही ले लीजिएगा। दूसरे केस में 2 इंटू 0.333 स्क्वायर इंटू दूसरे का जो कोवेरियंस आ रहा है वो आ रहा है 153.90, और आखिर वाले का 118.26। $44.36 35.93, हालांकि ये पूरा 36 आ सकता था, बट ठीक है, थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ का इंपैक्ट आ रहा है।
ये आ रहा है 15.97। $50.04। 34.13। 26.23। 206.66। Therefore, sigma p will be under root of 206.66, 14.38%। 14.38%, that's your sigma p, या पी एफ बोल दो। सिग्मा पी एफ विल बी 14.38%। थोड़ी मेहनत है इस काम में, एक्सेप्टेड, एकदम एक्सेप्ट करता हूं, झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, थोड़ी मेहनत है इस काम में, पर ठीक है, रिवॉर्ड इज वेरी गुड। आपको दिमाग नहीं लगाना चाहता है, बस एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको समझ में भी आ चुका है, आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के स्टैंडर्ड सेट में इसको डालना है। हाँ, हर एक वैल्यू को लिखते वक्त और उसको कैलकुलेट करते वक्त आपको कंसंट्रेट करना होगा। इफ यू आर एबल टू डू दैट, फ्री मार्क्स। इधर कोई भी एफर्ट नहीं लगाना, इंटेलिजेंस की कोई रिक्वायर्ड नहीं है। वैसे इस तरह की जो कैटेगरीज होती है और इस तरह के जो सवाल होते हैं ना, वो मेरे पर्सनल फेवरेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपको एक अनफेयर एडवांटेज ओवर अदर्स नहीं देते। मैकेनिकल है, ठीक है, कोई तेज बच्चा है वो भी कर लेगा, आपके जैसे तेज बच्चे जो हैं वो भी कर लेंगे, और कल को कोई तेज बच्चा नहीं है वो भी मेहनत करके पहुंच जाएगा, आंसर दोनों के आएंगे। तो ये वो सवाल है जहां पे एक मेहनत किए हुए बच्चे में और एक कम मेहनत किए हुए या ना मेहनत किए हुए बच्चे में फर्क नहीं नजर आता। लेकिन आगे ऐसे सवाल आएंगे जहां पे इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट होगी, वहां पे यू विल क्लियरली सी कि जिसने मेहनत करी, जिसने सवाल रीडू किए, जिसने होमवर्क किए, उनको ज्यादा फायदा हुआ। अभी कहां खत्म हुआ भाई, अभी तो बाकी है। 3 नंबर हुआ, 4 नंबर में आते हैं। 4 नंबर में ये हमसे पूछ रहे हैं कि बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो कैलकुलेट करो। अब मैं आपको बता दूं, रिटर्न का वेटेड एवरेज किया जा सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का नहीं किया जा सकता, पर वापस बीटा का किया जा सकता है। भैया क्या बोल रहे हो? हाँ जी, गुड न्यूज आपके लिए, इसका वेटेड एवरेज करना पॉसिबल है। सो विल टेक वेट ऑफ पी इंटू बीटा ऑफ पी प्लस वेट ऑफ क्यू इंटू बीटा ऑफ क्यू प्लस वेट ऑफ आर इंटू बीटा ऑफ आर। सबकी वेट हमें पता है, 1/3 है ना, 0.333 इंटू, या 1/3 ले लेते ना, बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा, 1/3 इंटू पहला वाला कितना है, सबके बीटा हमने कैलकुलेट किए हुए हैं, 0.73, 0.95 and 0.5. So 0.73, 0.95, 0.5. $0.727.
सिस्टमैटिक रिस्क, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो। अच्छा, सिस्टमैटिक रिस्क पोर्टफोलियो का ही पूछा है ना सीधा ही? हाँ जी, सीधा ही पोर्टफोलियो का पूछा है। तो बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो इनटू सिग्मा एम का स्क्वायर। सो हमारे पोर्टफोलियो का जो बीटा है वो है 0.727, सिग्मा एम दिया हुआ था 18, दोनों को प्रोडक्ट करके स्क्वायर करेंगे 171.24। 171.24 ये आपका सिस्टमैटिक रिस्क। Unsystematic risk will be portfolio variance minus systematic risk। अगर नोटेशन के साथ लिखूं तो ये होगा सिग्मा पी एफ स्क्वायर माइनस बीटा पी एफ सिग्मा एम स्क्वायर। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं। तो ध्यान दीजिए, पोर्टफोलियो का वेरिएंस हमने कैलकुलेट किया था। हमारा पोर्टफोलियो का वेरिएंस आया था 206.66। बस यही लेना है, 206.66 माइनस 171.24। 35.42। 35.42। इसका कोई यूनिट मत लिखिएगा, क्योंकि कायदे से इसका यूनिट आएगा परसेंटेज स्क्वायर, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। सो प्लीज डोंट राइट एनी यूनिट ऑफ दिस, इट मेक्स नो सेंस। वैसे किताबों में परसेंटेज कई बार लिख देते हैं ये लोग, लेकिन वो ट्रू सेंस में नहीं है, वो गलत है। आप किसी भी चीज को वेरिएंस से डिराइव कर रहे हो, द रिजल्ट विल बी इन द सेम यूनिट एज दैट ऑफ वेरिएंस, एंड वेरिएंस इस केस में आएगा परसेंटेज स्क्वायर। इट इज मीनिंगलेस, लेकिन हाँ होगा वैसा ही। So question number 12 was an excellent question. It took us a while to complete, लेकिन अपने आप में ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में सब तरह की चीजें कवर हो गई, हमने जो कुछ पढ़ा सब इधर कैप्चर हो गया। वेरी गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट जरूर मार्क कीजिएगा इसको। वैसे क्लास अभी काफी बाकी है, लेकिन जो जो याद आता है लिखवा देना चाहिए। लिखिए होमवर्क क्वेश्चन नंबर 13। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 13। मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 13 का नो वीडियो विल बी प्रोवाइडेड, ना ही कोई क्लास डिस्कशन होगा। आमतौर पे क्लास डिस्कशन हम करते हैं ना कुछ कुछ होमवर्क की, यहां क्यों नहीं करेंगे? मैं हर चीज का रीजन अपने पास में, यहां इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 12। आप क्वेश्चन नंबर 12 को जाकर के चेक कर लो और 13 को चेक कर लो, क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं, टेबल तो ऊपर वाली एकदम सेम है, सिर्फ सिग्मा एम 18% की जगह दे दिया 15%, और कोई फर्क नहीं। सिग्मा एम 18 की जगह क्या हो गया? 15। तो देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 12 के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 13 वैसे तो हो गया, पर मैट में क्यों है? आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैं चाहता था कि आप इसको रीडू करो। रीडू आप मेरे बोलने से तो करोगे नहीं, तो एक क्वेश्चन या फिर एक होमवर्क के बहाने से शायद करो। क्वेश्चन नंबर 13 12 के एकदम सिमिलर है। नो होमवर्क वीडियो और नो डिस्कशन विल बी प्रोवाइडेड, यू हैव टू जस्ट कंप्लीट इट। रीडू समझ करके कर लेना, अगर होमवर्क नहीं करना है तो रीडू समझ के कर लेना। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा इंतजार कर रहा है। अच्छा, वैसे ये फ्लो आपके लिए नया नहीं होगा, हर क्लास की शुरुआत ऐसे ही होती है। अगर क्लास में हमें कोई नई कैटेगरी या नया कॉन्सेप्ट सीखना होता है, वी लर्न इट इन द फर्स्ट फ्यू मिनट्स। उसके लिए हो सकता है कई बार डिस्कशन करते वक्त 1 सवा घंटे भी लग जाए,
बट हम डिस्कशन करते हैं क्लास की शुरुआत में जो भी कॉन्सेप्ट सीखना होता है उस पे। हाँ, बाद में छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स आते रहते हैं, दैट्स अ डिफरेंट अफेयर, पर शुरुआत में पूरा ध्यान देते हैं। एंड फिर जब हम प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो हम लगातार करते हैं। ये चीज आपने देखा कैटेगरी 1 में हुआ, 2 में हुआ, और आगे भी होगा, 3 में भी हो ही रहा है और आगे भी होगा। इसीलिए किसी भी क्लास की शुरुआत में जो कॉन्सेप्ट समझाए जा रहे हैं उनको कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर दोज हु आर वाचिंग अ रिकॉर्डेड लेक्चर ऑफ दिस, प्लीज बंधुओं, क्लास की शुरुआत पे जो भी कॉन्सेप्ट सिखाया गया है उसको ध्यान से देखना, जरूरत पड़े दोबारा देख लेना, लेकिन ये इंश्योर करना कि आप कॉन्सेप्ट्स अच्छे से जानते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट्स अच्छे से जानते हैं, यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस एज फ्लुएंटली एज मी। धीरे धीरे वो भी आ जाएगा, फ्लुएंसी भी आ जाएगा, लेकिन उसके लिए ये इंश्योर करना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट्स आपके ग्रिप में है। परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 की शुरुआत करते हैं। सवाल क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा अपने सामने। यहां पे एक शेयर दिया हुआ है, शेयर एस, और मार्केट का इंफॉर्मेशन दिया है पिछले 6 साल का। ईयर 1 2 3 4 5 6 सब दिया हुआ है, और रिटर्न्स भी दिए हुए हैं एस और मार्केट पोर्टफोलियो के। बहुत अच्छी बात है, एस और मार्केट पोर्टफोलियो का आपको रिटर्न दिया हुआ है। सो ये आपको दिए हुए हैं आर एस एंड आर एम। इनकी मदद से हम चाहें तो इनके मीन्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जब मीन निकालेंगे तो याद रखिएगा आर एस का मीन होगा, आर एस का मीन ऑब्वियसली बार लगाएंगे उसके ऊपर, और मार्केट का जो मीन होगा वो होगा आर एम। हमको सवाल में कोवेरियंस और कोरिलेशनशिप भी पूछ रहे हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि हम स्टैट्स का बेसिक्स करके आए हैं। हमें पता है अगर हमारे पास 2 डेटा सेट होते हैं, पहला डेटा सेट XI हो गया, दूसरा डेटा सेट YI हो गया, तो दोनों डेटा सेट की मदद से हम कोवेरियंस और कोरिलेशनशिप कैलकुलेट कर सकते हैं। पूरा स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन है, यूज हो जाएगा। तीसरा पूछा बीटा कैलकुलेट करो। बीटा कैलकुलेट करना भी आसान होना चाहिए, एकदम आसान होगा, क्योंकि बीटा के लिए फॉर्मूला होगा कोवेरियंस, जो कि हम ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट कर लेंगे, डिवाइडेड बाय मार्केट वेरियंस, जो कि अगेन कैलकुलेट हो जाएगा, नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। एस का टोटल रिस्क पूछा जाएगा। टोटल रिस्क कैलकुलेट करना तो आसान है, इसके लिए हमको पूछा जा रहा है सिग्मा एस स्क्वायर, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। अगर एस स्क्वायर में पूछा तो एस स्क्वायर में, नहीं तो सिर्फ सिग्मा एस। एंड फाइनली इसमें सिस्टमैटिक रिस्क कितना है वो भी पूछा जा रहा है, ठीक है। फेयर इनफ, कैलकुलेट करना आसान होगा। आइए शुरुआत करते हैं सारे कैलकुलेशन को करने की। इसमें थोड़ा आपको ना फ्लेवर याद आ जाएगा, स्टैटिस्टिक्स के जो बेसिक्स हमने किए थे उसका याद आ जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्या क्या कॉलम बनेंगे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग दे देते हैं, हेडिंग कुछ नहीं होगा, पहला कॉलम बना लेते हैं ईयर, SI MI, SI माइनस S मीन, MI माइनस M मीन, SI माइनस S मीन होल स्क्वायर, MI माइनस M मीन होल स्क्वायर, एंड देन फिर SI माइनस S मीन इंटू MI माइनस M मीन। इससे वेरिएंस को वेरिएंस सबका काम हो जाएगा। कॉपी कर लो आप आराम से पहले इसको। ये आपके सारे कॉलम्स 9 कॉलम, सॉरी 8 कॉलम में अपना काम हो रहा है। 8 कॉलम्स में अपना काम हो रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। ईयर में 1 2 3 4 5 और शायद 6 है, हाँ जी 6 है, तो सारे लिखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। सबके हमारे पास में इंफॉर्मेशन है, जैसे एस की इंफॉर्मेशन है 18 9, एवरीथिंग इज इन परसेंटेजेस, तो बार बार लिखेंगे नहीं। 20 माइनस 10, आप चाहे तो सीधा यहीं पे एक परसेंटेज का साइन लगा दो, समझ में आ जाएगा सबको। ऑल वैल्यूज इन परसेंटेज, ये आप यहां पे लिख दो, ऑल वैल्यूज इन परसेंटेज। अब यहां हमें क्या करना है ना, इसका टोटल कर देंगे यहीं पे। यार 54
therefore इसका जो मीन आएगा वो आएगा 54 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 9। ऐसे ही मार्केट के लिए कैलकुलेट करना है। ठीक है, 9 0 11 -19 -4 3 9 1 10 -19 ये भी ओके इंटरेस्टिंग -2 1 स्क्वायर करके लिखना है 81 0 121 19 का स्क्वायर होता है 361 सब पॉजिटिव नंबर्स होंगे ठीक है 16 9 टोटल कर लेते हैं 588 जाहिर सी बात है यूज आएगा ये कहीं ना कहीं ये भी होगा 81 100 361 ये है ही 4 1 इजी है ये 548 अब थोड़ा ध्यान देना है अब हमें कौन कौन से कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है दिस कॉलम एंड दिस कॉलम ठीक है ना इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है प्लस माइनस का ध्यान देना है सो अगेन दिस विल बिकम 81 9 into 9 ये 0 हो जाएगा ये 110 हो जाएगा इंटरेस्टिंग ये -19 361 ही आएगा और पॉजिटिव हो जाएगा ये भी पॉजिटिव हो जाएगा 8 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा इसको भी जोड़ लीजिए यहां तक प्लीज कॉपी कीजिए टेबल हमारी कंप्लीट हो गई जाहिर सी बात है अब इसके बाद सारी कैलकुलेशंस इजी है कंप्लीट कर लीजिए हर एक कॉलम जब आप बना रहे हैं उसमें थोड़ा ध्यान देना होगा हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा होना पड़ेगा कई बार हो जाता है प्लस माइनस में गड़बड़ कर देते हैं माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके फिर वापस माइनस में लिख देते हैं सो दैट हैपेंस और उसी चीज का बस थोड़ा सा कंट्रोल रखना है कंट्रोल रखेंगे तो ये कैलकुलेशंस करनी आसान है रिपीटेड मैनर में अगर आप करोगे तो फिर आसान ही हो जाएगा बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा तो इधर कोई समस्या नहीं है अब एक एक करके हमको जो पूछा है वो कैलकुलेट कर लेते हैं इन्होंने पहला पूछा कोवेरियंस कैलकुलेट कर दो सो कोवेरियंस ऑफ एस एंड एम इसका फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ एस आई माइनस एस मीन इंटू एम आई माइनस एम मीन डिवाइडेड बाई एन सो इसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 563 डिवाइडेड बाई 6 ये आ गया 93.83 93.83 दूसरा हमसे पूछा को रिलेशनशिप अगेन बिटवीन एस एंड एम इसका फॉर्मूला होता है कोवेरियंस ऑफ एस एम डिवाइडेड बाई सिग्मा एस सिग्मा एम रुक जाओ अभी रुक जाओ दोनों अपने पास है नहीं कैलकुलेट करना होगा हेयर सिग्मा एस इज इक्वल टू सिग्मा एस आगे जाकर के पूछा भी है ठीक है देख लेंगे सिग्मा एस इज इक्वल टू समेशन ऑफ या अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एस आई माइनस एस मीन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन यह आया था 588 जितना मुझे याद है जी हाँ 588 डिवाइडेड बाई 6 और फिर अंडर रूट $9.90
ये परसेंटेज में ही आएगा, एंड ऐसे ही सिग्मा एम आ जाएगा, फाइव फोर्टी एट, आई होप 548 ही था, हाँ जी। सो 548 डिवाइडेड बाई 6, फिर इसका भी अंडर रूट 9.56%। तो कोवेरियंस हमारा आया था 563 डिवाइडेड बाई 9.90 एंड 9.56। गलती की ना, ये है 93.83। अब देखो ये सब गलतियां एक्सपीरियंस के साथ आप गलती करने से बचते हो। मैंने देखो कोवेरियंस लिखा और वैल्यू उठा दी यहां वाली, करेक्ट, दिस वाज नॉट करेक्ट। द करेक्ट वैल्यू वाज 93.83 जो हमने कैलकुलेट किया था। अब जब यहां ये गलती करी तो मेरा रिजल्ट 5 पॉइंट समथिंग आया। एक्सपीरियंस इन फाइनेंस टीचर्स यू कि को रिलेशनशिप की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है, कैन नॉट बी मोर देन दैट। ये मैंने समझाया भी था आपको क्लास में कि अगर आपका को रिलेशनशिप 1 के बियॉन्ड आ गया, आप बहुत बड़ी कुछ गलती कर रहे हो। एक झटके में पकड़ में आया, समझ में आ गया कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, एंड वैल्यू देखते ही पता चल गया। तो ऑब्वियसली हम लोग भी कोई ऐसा नहीं है कि यार बहुत बड़े सूरमा है और हम लोग से गलतियां नहीं होंगी, टीचर्स से भी गलतियां होती है, और उन गलतियों को कैसे पकड़ना है, कैसे ठीक करना है, ये भी मुझे लगता है पार्ट ऑफ करिकुलम है, करेक्ट। सो आइए 93.83 डिवाइडेड बाई 9.9 डिवाइडेड बाई 9.56, वाह वाह बहुत बड़ी वैल्यू आई है, 0.99, 0.99, इंटरेस्टिंग। सो कोरिलेशनशिप इज इक्वल टू 0.99। पहला जो रिक्वायरमेंट था कोवेरियंस और कोरिलेशनशिप का कंप्लीट हो चुका है। दूसरा पूछा बीटा, आइए बीटा भी निकालेंगे। बीटा के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा कोवेरियंस ऑफ एस एन एम डिवाइडेड बाई मार्केट वेरियंस, करेक्ट। तो इसके लिए अब कोवेरियंस जो था हमारा वो था 93.83 जी, 93.83 डिवाइड इसको करेंगे हम सिग्मा एम के स्क्वायर से। सिग्मा एम का जो स्क्वायर होगा वो आएगा 548 डिवाइडेड बाई 6। ये देखो ये वाली वैल्यू, ये सिग्मा एम है ना, स्क्वायर करना होगा, इसका मतलब इसका अंडर रूट करते ही नहीं हम कभी। सो 548 डिवाइड बाई 6 आ रहा है 91.33। ये आ रहा है 1.027, 1.027 बीटा आ गया 1.027। बीटा पे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो 1 के अंदर होना चाहिए, बीटा इनफैक्ट ज्यादातर केसेस में 1 से ज्यादा ही होता है। सो बीटा 1.027 एकदम परफेक्ट है। आप चाहो तो इसको 1.03 भी लिख सकते हो। बीटा इज इक्वल टू 1.03। तीसरे में हमसे पूछ रहा है टोटल रिस्क। तीसरे में हमसे पूछ रहा है टोटल रिस्क। टोटल रिस्क का मतलब ही होता है वेरिएंस ऑफ एस। सो वेरिएंस तो यार हमें पता है, वेरिएंस विल बी 588 डिवाइडेड बाई 6, 98। 588 डिवाइडेड बाई 6 लिख के दिखा देता हूं, बाद में अपने कंफ्यूज हो जाएंगे। 98। अपने अपना नंबर नहीं कटवाना चाहते, इसलिए स्टैंडर्ड डिविएशन भी बता देते हैं। हमारे पास ऑलरेडी हमें बताना क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एस इज 9.90%। हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं इसको। मैंने देखो परसेंटेज स्क्वायर नहीं लिखा, कुछ यूनिट नहीं लिखा, आंसर में 98% लिखा हुआ है। रॉन्ग है, एकदम रॉन्ग है। दिस शुड बी आइडियली परसेंटेज स्क्वायर, बट ठीक है, लिखो नहीं लिखो छोड़ो। टोटल रिस्क ऑफ एस बी आ चुका है। चौथे में पूछा है सिस्टमैटिक रिस्क।
सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ एस इज इक्वल टू बीटा ऑफ एस का स्क्वायर इनटू मार्केट वेरिएंस। सो इसका बीटा आया 1.03, इसका स्क्वायर इनटू मार्केट का वेरिएंस। मार्केट का वेरिएंस हमने लिया था 91.33। ओके, नाइन्टी सिक्स पॉइंट 96.89। वैसे सवाल में अनसिस्टमैटिक रिस्क नहीं पूछता तो वो कर देते, क्योंकि हमारे पास टोटल रिस्क था 98, उसमें से 96.89 सिस्टमैटिक है, तो बाकी जो डिफरेंस बचा आई थिंक 1.11 दैट वुड हैव बीन अनसिस्टमैटिक रिस्क। नाइन्टी सिक्स पॉइंट 89। इसी को अंडर रूट करके आप चाहे तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्म में। करेक्ट, ये अभी परसेंटेज स्क्वायर है। ये परसेंटेज स्क्वायर में आप इसी को अगर अंडर रूट कर देंगे तो ये बन जाएगा 9.847%। तो वो भी आप लिख सकते हो, परसेंटेज स्क्वायर लिखो या परसेंटेज लिखो, सेम थिंग, बट ऑब्वियसली अंडर रूट करने के बाद लिखना, ठीक है ना। ये ब्रैकेट में लिख लो, थोड़े दिन बाद याद ही नहीं आएगा 9.847 आया कहां से, तो लिख लो मैंने यहां 96.89 का अंडर रूट करवाया। खत्म, इसी के साथ रिक्वायरमेंट्स खत्म। क्वेश्चन नंबर 14 ओवर। क्वेश्चन नंबर 15 एक अच्छा सवाल है। वैसे तो ये क्वेश्चन पोर्टफोलियो की जो थ्योरी है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की जो थ्योरी है उससे कनेक्टेड है। पोर्टफोलियो की मैनेजमेंट की जब हम थ्योरी पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल और थ्योरी को मिक्सअप नहीं करता मैं, तो जब हम थ्योरी अलग से पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे अबाउट CAL, कैपिटल एलोकेशन लाइन। कैपिटल एलोकेशन लाइन एक बहुत जोरदार कॉन्सेप्ट है जो आपको यह बताता है कि आपको कितने रुपए अपने इन्वेस्ट करने चाहिए इन रिस्क फ्री सिक्योरिटीज एंड कितने रुपए इन्वेस्ट करने चाहिए इन द मार्केट पोर्टफोलियो। यानी सीधा सीधा समझाऊं तो आप ऐसा समझो कि मार्केट में दो ही तरह की इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है। या तो आप निफ्टी खरीद लो, निफ्टी मतलब स्टॉक मार्केट के इंडेक्स को ही खरीद सकते हो, ठीक है, और कोई चीज को नहीं खरीद सकते, सिर्फ इंडेक्स को खरीद सकते हो। या फिर में आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लो जो कि रिस्क फ्री सिक्योरिटीज होती है। तो अब इन दोनों सिक्योरिटीज में कितना प्रतिशत यानी कितना परसेंटेज हम रिस्क फ्री सिक्योरिटी में डालें और कितना परसेंट हम मार्केट के पोर्टफोलियो में डालें, ये एक अंडरलाइंग क्वेश्चन है जो CAL ट्राई करता है आपको आंसर करने का थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली भी ये पॉसिबल है। इसी पे क्वेश्चन नंबर 15 बना हुआ है और हम इसको समझेंगे कि कैसे वर्क करता है। बट बिफोर दैट वील हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क फ्री सिक्योरिटी एंड मार्केट पोर्टफोलियो। तो देखो, मैं आज दो एसेट्स की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। हम यहां दो सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं, एसेट 1 एंड एसेट 2। जो हमारा एसेट 1 है वो है एक रिस्क फ्री सिक्योरिटी, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो सकती है, एकदम पॉसिबल है। मेरे से दोबारा मत पूछना ये बात, लेकिन अगर आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो 0 आएगा। आप बोलेंगे ऐसा कैसे, नाम में है रिस्क फ्री, इसमें कोई रिस्क नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं आएगा इसका। सो स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी 0 इन केस ऑफ एसेट 1 विच इज अ रिस्क फ्री सिक्योरिटी। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली इसमें एक रिस्क फ्री रिटर्न हो सकता है, वो तो हो ही सकता है। एक रिस्क फ्री रिटर्न मिलेगा, यानी आप इन्वेस्ट करो, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा।
उसी तरह एसेट टू है मार्केट पोर्टफोलियो, ठीक है, मार्केट पोर्टफोलियो यानी एक बार के लिए आप मान लीजिए ये निफ्टी है, तो क्या निफ्टी का कोई भी स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा? एकदम आएगा, उसे हम कहेंगे सिग्मा एम। अच्छा, क्या निफ्टी पे रिटर्न मिलेगा? हाँ जी, उसको हम कहेंगे आर एम। करेक्ट। सो हमारा यहां पे आप सिचुएशन समझ पा रहे हो, द सिचुएशन इज वेरी क्लियर कि हमारे पास टोटल 4 तरह की चीजें हैं जिसको हमको गौर करना। 4 क्या, 3 ही है। नंबर 1, रिस्क फ्री सिक्योरिटी से संबंधित हमको सिर्फ रिटर्न चाहिए, एंड दैट रिटर्न इज रिस्क फ्री रिटर्न। लेकिन मार्केट पोर्टफोलियो से संबंधित हमें दोनों चीजें चाहिए, उसका रिटर्न भी चाहिए और उसका रिस्क भी चाहिए। अब आती है एक इंटरेस्टिंग बात कि इन दोनों एसेट्स का आपस में को रिलेशनशिप क्या आएगा? What will be the correlationship between asset 1 and 2? Any guesses? 0 आएगा इसका कोरिलेशनशिप। आपके मन में आएगा क्यों, ऐसा क्यों है? अरे भाई साहब, एक है रिस्क फ्री और एक है मार्केट पोर्टफोलियो, जो कि जाहिर सी बात है रिस्की है। स्कूल लेवल पे बात करते हैं। स्कूल लेवल में आप सबको पता है एक बहुत शरारती काइंड ऑफ बच्चा होता था, ठीक है, मारपीट और बहुत ज्यादा उछल कूद मचाना, स्कूल की प्रॉपर्टी तोड़ना। वो बच्चे को एक बार इमेजिन करो, और एक ऐसे बच्चे को इमेजिन करो जो एकदम टाई एकदम ऊपर तक बांध करके आता था, स्कूल में क्लास में फर्स्ट आता था और एकदम शांत रहता था, पढ़ाई करता रहता था दिन भर। मुझे बताओ, दोनों के इकट्ठे शरारत करने की कोई संभावनाएं हैं कि दोनों इकट्ठे शरारत करें और दोनों पकड़े जाएं? संभावना है? यू वुड से भैया बहुत ही बुरा समय हुआ तो शायद पकड़ा जाएगा, बट आमतौर पे इनके बीच का कोई कोरिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब एक ऐसा बच्चा जो बहुत शरारती है और एक ऐसा जो एकदम शरारत नहीं करता, ये दोनों एक मौके पे एक जगह होंगे ही नहीं, तो दोनों का ऐसा कोई रिलेशनशिप समझ में नहीं आ रहा है, दोनों पकड़े शायद नहीं जाएंगे। यही माइंड में आ रहा है ना? अब यही चीज सिक्योरिटीज के लिए सोचिए। एक मार्केट पोर्टफोलियो बोल ही रहा है कि भाई मैं रिस्की हूं, और रिस्की है तो है, पर वहीं पे एक रिस्क फ्री सिक्योरिटी है। इनके आपस के बीच के को रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करते। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? तो इसका भी प्रूफ है, बहुत ही सिंपल प्रूफ है। आप जब रिस्क फ्री सिक्योरिटी का कैलकुलेशन करेंगे, मान लीजिए रिस्क फ्री सिक्योरिटी है, ठीक है, जिसका मैं कैलकुलेट कर रहा हूं एक बार एक्स आई बोल करके, ठीक है। रिस्क फ्री सिक्योरिटी ईयर 1, 2 और 3 पे रिटर्न था 6%, 6% और 6%। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये रिस्क फ्री है तो इस पर रिटर्न फिक्स आएगा, तो इसका मीन क्या आएगा? मीन भी 6% आएगा। जब मीन 6 आएगा तो एक्स आई माइनस एक्स मीन, तो बच्चा हर बार 0 आ जाएगा। 6 माइनस 6, 6 माइनस 6, 6 माइनस 6। और आपको पता है को रिलेशनशिप से पहले कोवेरियंस चाहिए, जिसके लिए हमको चाहिए एक्स आई माइनस एक्स मीन और वाई आई माइनस वाई मीन। कोई लाभ नहीं है, खत्म हो गया भैया, सब खत्म, तबाह। क्यों तबाह? क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड विद एनीथिंग विल गिव यू अ रिजल्ट ऑफ 0। यानी कोवेरियंस भी भैया 0 आएगा और फिर को रिलेशनशिप भी 0 आएगा। जो आप बोल रहे थे वो सत्य था, हमें मानना चाहिए था आपकी बात को। कोई बात नहीं, नहीं माने कोई बात नहीं, सीख तो गए कि हाँ भैया 0 ही आएगा। द कोरिलेशनशिप बिटवीन रिस्क फ्री सिक्योरिटी एंड द रिस्की पोर्टफोलियो विल बी ऑलवेज 0। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमको समझ में आ चुकी हैं। क्लियर? आइए सॉल्यूशन शुरू करेंगे फॉर क्वेश्चन नंबर 15। पहले क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ेंगे अच्छे से। इट्स अ गुड क्वेश्चन, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 15 एक बार देख के जाना ही चाहिए पहले, क्योंकि नहीं देखोगे ना तो एग्जाम में शायद बनेगा नहीं। है बहुत आसान लेकिन थोड़ा टिपिकल है। आइए पढ़ते हैं। छोटा सा सवाल में बोला है दो इन्वेस्टर हैं एक्स और वाई। एक्स का ऑब्जेक्टिव है कि वो 20% का रिटर्न कमाए, और 20% के रिटर्न के लिए वो रेलिवेंट रिस्क लेने के लिए रेडी है। ही इज रेडी टू अज्यूम द रेलिवेंट रिस्क। वहीं पे वाई चाहता है कि उसका टोटल वेरिएंस लिमिट कर दिया जाए 36 तक। और अब देखो वेरिएंस को लिखा ना परसेंटेज स्क्वायर, बात आई सामने। तो एक्स और वाई दोनों अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स हैं, समझिए। एक्स का रिटर्न ऑब्जेक्टिव है
यानी उसको चाहिए 20% रिटर्न। वाई का रिस्क ऑब्जेक्टिव है, उसको चाहिए 36% स्क्वायर वेरियंस, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। आप ये भी कह सकते हैं कि इसको स्टैंडर्ड डेविएशन 6% का चाहिए। परफेक्ट है। तो एक्स और वाई दोनों के ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हैं। सवाल में आपको रिस्क रेट दिया हुआ है 6%, मार्केट का रिटर्न 25% और मार्केट का रिस्क 9%। आपके माइंड में आ रहा होगा, एक मिनट, यहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी तो दिया ही नहीं, मत ढूंढो, वो जीरो होगा। आपके माइंड में आएगा, भैया एक मिनट, दोनों के बीच का कोरिलेशनशिप तो दिया ही नहीं, मत ढूंढो, जीरो होगा। तो यहां पे जो दिया वो एकदम सही है, तीन ही इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, वो तीनों इंफॉर्मेशन दी है। अब आपको एक्स और वाई के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, वो तो हम करेंगे ही, लेकिन आपको यह बताना है कि एक्स को और वाई को कितना कितना परसेंट कहां कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। रिमेंबर, देयर आर टू सिक्योरिटीज हियर, वन सिक्योरिटी इज द रिस्क फ्री सिक्योरिटी, सेकंड सिक्योरिटी इज द मार्केट पोर्टफोलियो। वी विल हैव टू एडवाइज देम किसको कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले एडवाइजरी शुरू करते हैं फॉर एक्स। कॉपी में लिखेंगे। अच्छा, वैसे कई लोगों को ना ये सवाल पढ़ करके ना इनकम्प्लीट लग रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा एक मिनट, ये सवाल में कुछ बोला ही नहीं है ढंग से। दैट इज ट्रू। ये सवाल एक्चुअली एक इलस्ट्रेशन है फ्रॉम द सीएमए फाइनल मैथ, तो ये एक कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, मैं समझ रहा हूं, पर क्योंकि मैंने सीएमए इंस्टीट्यूट की मैथ पढ़ी है, समझ में आता मुझे कि ये आगे जाकर के क्या शेप लेगा, इसलिए इसका सवाल मैं समझ पा रहा हूं पूरी तरह। आपके लिए हो सकता है ये कनेक्टिंग द डॉट वाली फीलिंग नहीं आ रही होगी। एंटायरली दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम, सवाल में थोड़ा सा टेक्निकल डिफेक्ट है, पर यही सेम सवाल एग्जाम में आएगा तो वेल स्ट्रक्चर्ड आएगा, तो उस बात में घबराना नहीं। परफेक्ट, चलिए जी, फटाफट इसको कंप्लीट करके आज की क्लास को कंप्लीट करेंगे। आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं फॉर इन्वेस्टर एक्स। एक्स wants 20% return on his portfolio. Therefore, RP is equal to 20% needed. Let percentage invested in risk-free security be small a. Therefore, percentage invested in market portfolio will be, ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस ए लिखा मैंने। अगर आपने पहले वाले को ए लिखा, एक बार ऐसी मान लेते हैं ये 30% हो, तो दूसरा वाला तो अपने आप 70 हो जाएगा ना, तो वो 70 कैसे हुआ? 1 माइनस ए। Therefore, RP is equal to, फॉर्मूला लगाते हैं, डब्ल्यू ए रिटर्न ए, या फिर ऐसे ले लेते हैं डब्ल्यू आर एफ इंटू आर एफ प्लस डब्ल्यू मार्केट इंटू रिटर्न ऑफ द मार्केट, और इसका रिजल्ट आना चाहिए 20। और डब्ल्यू आर एफ है ए, सो ए इंटू रिस्क फ्री सिक्योरिटी में कितना रिटर्न मिल रहा है? 6%, 6 प्लस 1 माइनस ए इंटू रिटर्न ऑफ द मार्केट क्या है? 25। बहुत बढ़िया, दिस शुड बी इक्वल टू 20। आप समझिए, वेटेड एवरेज किया और कुछ नहीं किया। हमें पता है रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग वेटेड एवरेज। हमने वेट्स अज्यूम किए, पहले वाले का माना ए, दूसरे वाले का माना 1 माइनस ए, और फिर दोनों के रिटर्न्स दिए हुए थे, बस यहां पर दोनों को इकट्ठे लिख दिया। सो दिस बिकेम 6a प्लस 25 माइनस 25a इज इक्वल टू 20। So this is 19a is equal to 5
A is equal to 5/19, 0.2632 यानी 26.32%। and 1 minus A is equal to 1 minus 0.2632, 73.68%, 73.68%। सॉल्व करके दिखा दो ताकि इनको शांति पड़ जाए। 0.2632 into 6 plus 0.7368 into 25। वैसे मुझे खुद पे बहुत भरोसा था कि 20 आ जाएगा, बट फिर भी शो करना था तो शो कर दिए। हमने यहाँ क्या किया, ध्यान दीजिए, हमने लिया वेट ऑफ द रिस्क फ्री सिक्योरिटी इनटू रिस्क फ्री रिटर्न, और यहां पे क्या किया, वेट ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो इनटू रिटर्न ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो, ताकि हमारा रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो आ जाए। पूछा था, हमने कैलकुलेट कर लिया। ये सारी कैलकुलेशंस हमने करी है फॉर एक्स। आराम से कॉपी कर ले। सारी की सारी वर्किंग दिख रही है फिलहाल स्क्रीन पे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ध्यान रखिए, हमने सिर्फ काम किया है एक्स के लिए, अब वाई के लिए भी करना है। फॉर इन्वेस्टर वाई, वाई wants to limit the variance of his portfolio to 36. Let percentage invested in risk-free security be B. Therefore, percentage invested in market portfolio will be 1 minus B. Therefore, variance of the portfolio का फॉर्मूला लिखते हैं, weight of the risk free security into sigma of the risk free security whole square plus weight of the market into sigma of the market whole square plus, नीचे कर लेते हैं, plus 2 into weight of the risk free security into sigma of the risk free security into weight of the market, sigma of the market, and also correlationship of risk free security and market। कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना इतना कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी वेरिएंस पता है 36 है, आपका पहला वैल्यू 0 ही आएगा। भैया क्यों 0 आएगा? क्योंकि सिग्मा आरएफ है इसमें, सिग्मा आरएफ हमें पता है कि इट विल बी ऑलवेज 0।
दूसरे केस में वेट हमें पता है 1 माइनस बी, और रिस्क ऑफ द मार्केट हमें पता है जो कि है इंटू 9। इसका हम स्क्वायर करेंगे और आखिर वाला कंपोनेंट भी 0 ही होगा, क्योंकि उसमें सिग्मा और आरएफ भी यूज हो रहा है और को रिलेशनशिप भी यूज हो रहा है। ये दोनों ही वैल्यू 0 होंगी। सो बस इसी को सॉल्व करना है। सबसे पहले स्क्वायर दोनों तरफ से उड़ा देता हूं। सो दिस विल बिकम 6 इज इक्वल टू 1 माइनस बी इंटू 9, और 1 माइनस बी इज इक्वल टू 6 बाई 9। Therefore b is equal to 1 minus 0.6666 यानी 0.3333, 33.33%। ये हो गया b का वैल्यू। Therefore 1 minus b is equal to 66.67%। सॉल्व करेंगे तो आराम से सॉल्व हो गया। रिजल्ट आया 33.33%, जो कि है रिस्क फ्री सिक्योरिटी का, एंड रिस्क की मार्केट का है 66.67। हमको रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो कैलकुलेट करके दिखाना है। सो दिस विल बी वेट ऑफ द रिस्क फ्री पोर्टफोलियो इनटू रिटर्न ऑफ द रिस्क फ्री पोर्टफोलियो, वेट ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो इनटू रिटर्न ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो। ये फॉर्मूला हमने पहले भी लिखा है। सो इस फॉर्मूले के हिसाब से रिस्क फ्री सिक्योरिटी में हमको इन्वेस्ट करना है 1/3, और उस पर रिटर्न आ रहा है 6% का। 2/3 हमको इन्वेस्ट करना है मार्केट में, और उधर रिटर्न आ रहा है 25% का। तो ये आ रहा है 18.67%। 18.67%। बस खत्म। इसी के साथ में ये क्वेश्चन और आज का क्लास यहां पे होता है समाप्त। क्वेश्चन इजी था, हाँ, लेकिन इस क्वेश्चन में जो रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क फ्री सिक्योरिटी एंड मार्केट पोर्टफोलियो था वो समझना था। हमें ये समझना था कि रिस्क फ्री सिक्योरिटी में कभी भी रिस्क नहीं होती, और हमें ये भी समझना था कि कोवेरियंस या को रिलेशनशिप आप निकालोगे तो वो भी 0 ही आएगा। एनीवेज, ऑल ऑफ दैट हैज बीन डेल्ट विथ। हमने आज और एक कैटेगरी फिनिश करी, ये थी कैटेगरी नंबर 3। तो 3 क्लास में 3 कैटेगरी, नॉट अ बैड थिंग। इसके अलावा अब नेक्स्ट क्लास में हम कैटेगरी 4 एंड ऑनवर्ड्स बढ़ेंगे। कैटेगरी 4 एक बहुत बड़ी कैटेगरी है और बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें हैं। सो देयर इज अ लॉट टू सॉल्व। अब यहाँ से रेडी रहिए 2-3 क्लास की एकदम जबरदस्त प्रैक्टिस के लिए। तो बस अगली क्लास में मिलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए। चलो बाय, नो मोर होमवर्क। सिर्फ एक ही होमवर्क दिया है मैंने, वो रीडू जैसा ही है। तो चलो बस खत्म, सी यू, बाय।